हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन का नॉवेल कौन लेगा ताज का 6वां भाग। महल के किताबों वाले कमरे में ही सब मौजूद थे। जिन्हें कुर्सियों पर जगह नहीं मिली वो नीचे फर्श पर बैठ गए। शाम हो चुकी थी। सूर्य छिप चुका था। वहाँ अंधेरा सा महसूस हो रहा था, परंतु रोशनी इसलिए नहीं की गई थी कि बाहर से वहाँ किसी की मौजूदगी का एहसास न हो। कीरत लाल और प्रताप सिंह बाहर पहरे पर थे। दिन भर की मेहनत के पश्चात देवराज चौहान ने दालू के महल में प्रवेश करने की योजना बना ली थी, जिस पर अब बातचीत होने जा रही थी। देवराज चौहान ने कम रोशनी में सब पर निगाह मारी, फिर कह उठा, इन हालातों में इससे बढ़िया योजना और नहीं बन सकती। मेरी बात सुनने के बाद अगर किसी के पास योजना के सुधार के लिए कोई सुझाव हो तो वह बता सकता है। मारी को तो मारे को तो ये योजना की भी जरूरत न होवे। यो ही हम हाकिम और दल्लो को वड़ दिया। बाकेला लठौर का हाथ मुझ पर पहुंच गया। पड़े यो तिलिस्मी चक्करों ने हमारे को घुमा रखो। चुप रहला बाप, बात पूरी होने देला। ओ छोरे, ठीक हो? मन्ने का जुबान पकड़ो। कह लो। देवराज चौहान ने एक बार पुनः सब पर निगाह मारी, फिर बोला, देखा जाए तो एक अंधी योजना है, परंतु इसके अलावा हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं। हम सब उस रास्ते से भीतर प्रवेश करेंगे जहाँ से मकान का भीतरी हिस्सा नज़दीक है। वो रास्ता जिसे शुभ सिंह ने 5 नंबर रास्ता कहकर पुकारा था। उस रास्ते से हम शयन कक्षों के समीप जल्दी पहुंच सकेंगे, जहां दालू और हाकिम मौजूद होंगे। हम सबके पास हथियार होंगे, तलवारें, खंजर, कटारें। 5 नंबर रास्ते से भीतर प्रवेश करने के पश्चात हमें जल्द से जल्द हाकिम और दालू के सिर पर पहुंचना होगा, कि उससे पहले उन्हें हम लोगों की आवाज़ का पता ही न चल सके। इस तरह उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा, सख्त वार करने की मोहलत नहीं मिलेगी और हमें अपना वार करने में आसानी होगी। सब ध्यानपूर्वक देवराज चौहान की बातों को सुन रहे थे। 5 नंबर दरवाजे से भीतर प्रवेश करने के पश्चात यकीनन हमारा सामना महल में मौजूद सेवकों और दालू के आदमियों से होगा। वो सब हमारे दुश्मन हैं, जो कि हमारी जान लेना चाहेंगे। ऐसे में उन पर रहम करना, दया करना ठीक नहीं होगा। हमें फुर्ती से आगे बढ़ना है। जो सामने आए उसे ख़त्म करते जाओ। आगे जाकर हमारे रास्ते अवश्य अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे में सामने आने वाले को छोड़ना नहीं है। वहाँ कुछ इस तरह दहशत फैला देनी है जैसे कोई सेना महल में प्रवेश कर गई हो। मार काट बराबर जारी रहनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मौजूद सब दालू के आदमी हैं और किसी के साथ ही हमारी जान लेंगे। तभी शुभ सिंह ने टोका, वहाँ केसर सिंह हो सकता है, जो शायद दालू की तरफ से हम पर वार ना करे, क्योंकि हाकिम की वजह से उसका अपना परिवार तबाह हो गया। वह अवश्य गुस्से में होगा। ऐसा है तो केसर सिंह जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँ, देवराज चौहान ने कहा। मोना चौधरी शुभ सिंह से बोली, महल के सेवकों के पास हथियार होते हैं? हाँ देवी, दालू के आदमी और सेवक हर समय हथियार रखे साथ रखते हैं, शुभ सिंह ने जवाब दिया। फिर तो खून खराबा हो गई, जगमोहन क्या उठा। देवराज चौहान के दांत भिज गए। बिना खून खराबे की ये मसला हल नहीं हो सकता। देवराज चौहान का सर कठोर था। हमें यह पूरी कोशिश करनी है कि बहने वाला खून हमारा ना हो। जिस तरह पहले यहाँ की धरती हमारे खून से लाल हुई थी, इस बार हमें दूसरों का खून बहाना है। मैं कुत्ते दालू को नहीं छोड़ूंगा। महाजन गुर्रा उठा। पल भर की चुप्पी के बाद देवराज चौहान क्या उठा, मैं हाकिम का मुकाबला करूंगा और मोना चौधरी दालू का मुकाबला करते हुए उस तिलिस्मी ताज को पाने की कोशिश करेगी कि दालू ताज के दम पर खतरनाक वार हम पर ना कर सके। लेकिन तुम हाकिम का मुकाबला कैसे कर सकते हो? सोहनलाल अजीब से सर में क्या उठा। हाकिम तो मंत्रों द्वारा ही तुम्हें जला कर रख देगा। देवराज चौहान ने मोना चौधरी को देखा, फिर बोला, बचाव के लिए मोना चौधरी कुछ मंत्र मुझे बताएगी, ताकि खुद को बचाते हुए मैं हाकिम के अमृत को शुद्ध करके उसे खत्म कर सकूं। मैं नहीं समझता कि चंद याद किए मंत्रों से तुम हाकिम का मुकाबला कर लोगे, महाजन ने तीखे स्वर में कहा। मोना चौधरी ही शायद हाकिम का मुकाबला कर सके। अगर मैं हाकिम के साथ लड़ाई में व्यस्त हो गई और हाकिम हारने लगा तो दालू फौरन वो तिलिस्मी ताज ले आएगा, जिसमें ढेरों सिद्धियां मौजूद हैं। उसी ताज की वजह से दालू ने 150 बरस से नगरी का समय चक्र रोक रखा था। तब वो हाकिम को भी बचा लेगा और हम सबको भी खत्म कर देगा। उस दौरान मैं दालू को इतना मौका नहीं देना चाहती कि वो उस शक्तिशाली ताज का इस्तेमाल कर सके, जिसके लिए ज़रूरी है देवराज चौहान हाकिम से टकरा जाए और मैं दालू से। मोना चौधरी ने कहा, दालू ने वो ताज तिलिस्मी पहरे में रखा है। उस तिलिस्म को काट कर देवराज चौहान तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन मैं उस तिलिस्म को तोड़कर ताज तक पहुंच सकती हूँ। इसलिए देवराज चौहान को ये तो देवराज चौहान की मौत का सामान तैयार होला बाप। शेर को फांसने के बाद
फांसने के लिए जैसे बकरी को खूंटे में बांधेला, उसी तरह देवराज चौहान का इस्तेमाल हो गया। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। छोरे ठीक ही तो बोले हो। जगमोहन ने बेचैनी से पहलू बदला। महाजन ने हाथ में दबी बोतल से तगड़ा घूंट मारा। मोना चौधरी ने शांत निगाहों से रुस्ता राव को देखा। इस वक्त किसी को बकरा बनाया जाना ज़रूरी है, मोना चौधरी बोली। तो उस वास्ते देवराज चौहान ही मिलेला बाप क्या? हाँ, मोना चौधरी गंभीर थी। बकरे का सेहतमंद और ताकतवर होना ज़रूरी है, ताकि कुछ देर शेर उसमें व्यस्त हो जाए, और इसके लिए इस वक्त देवराज चौहान से बढ़िया कोई नहीं। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, तुम्हें इस काम से पीछे हट जाना चाहिए, क्योंकि तुम हाकिम से नहीं जीत सकते। मैं जानता हूँ कि हाकिम से नहीं जीत सकता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन ये भी जानता हूँ कि इस काम से पीछे भी नहीं हट सकता। पीछे क्यों नहीं हट सकते? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। नगरी में दालू का जो जाल बिछा उसे तोड़ने के लिए दालू से तिलिस्मी ताज लेना ज़रूरी है। उसके हाथ में आने पर नगरी का समय चक्र पुनः चालू किया जा सकता है। समय चक्र रुक जाने की सज़ा पूरी नगरी भुगत रही है, और मेरी बस्ती वाले, मेरे पहले जन्म के परिवार वाले, हम सबके परिवार वाले जैसे कैद में फंसे पड़े हैं। दालू को उनके जाल से मुक्त कराना है। इसके लिए दालू के साथ ही अमृतप्राद हाकिम को भी खत्म करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ ये नगरी पहले की तरह सामान्य हालतों में आ जाए। ये काम करते हुए अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तो मुझे उसका अफसोस नहीं होगा। जगमोहन जवाब में फौरन कुछ ना कह सका, लेकिन महाजन बोला, देवराज चौहान ठीक कहता है, और हाकिम के साथ लड़ाई में देवराज चौहान के साथ मैं रहूँगा। महाजन के सर में जहान भर की कठोरता थी। देवराज चौहान की जान जाएगी तो मेरी भी जाएगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पहले से सही पता हो कि इस काम में जान जाती है तो फिर उस काम को क्यों किया जा रहा है। जगमोहन दांत भींच करके उठा। जगमोहन जवाब में फौरन कुछ न कह सका, लेकिन महाजन बोला, ये तो हो गया। तू ये बात इसलिए कह रहा है कि तेरे को पहले जन्म की बातें याद नहीं। महाजन ने बड़ा सा घूंट भरकर कहा। अगर सब कुछ याद आया होता तो सबसे आगे तू ही खड़ा होता। जगमोहन दांत भींच कर रह गया। जगमोहन बाकेला लौटर गंभीर स्वर में कह उठा, यो सबो पागल तो होवे ना। जब वो मारे को कुछ और भी मालूम ना होवे तो चुप्पी से हाँ में हाँ मिलाते रहो। जबकि रुस्तम राव के चेहरे पर व्याकुलता नाच रही थी। हम जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, मोना चौधरी ने गंभीर स्वर में कहा। यूं ही जान गंवाने का मन किसी का नहीं करता। जो हम करेंगे वो करना बहुत ज़रूरी है। किसी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान पुनः योजना के मुद्दे पर बात करने लगा। भीतर तो क्या, अब बाहर भी अंधेरा फैल चुका था, और इनका इरादा आज रात ही दालू के महल पर धावा बोलने का था। उस वक्त रात का 1 बज रहा था। दालू के महल में शांति छाई हुई थी। चंद पहरेदारों को छोड़कर वहां मौजूद अधिकतर लोग नींद के आगोश में थे। हाकिम नगरी से लाई युवती के साथ शयन कक्ष में बंद था। दालू 2 युवतियों के साथ शयन कक्ष में था, जो कि उसका रोजमर्रा का ही काम था। परंतु केसर सिंह बेचैन सा बैठक में मौजूद दीवान पर लेटा करवटें ले रहा था। नींद आंखों से बहुत दूर थी। आंखों के सामने बेटी और मृत पत्नी के चेहरे बार बार आ रहे थे। हाकिम की दरिंदगी और दालू के लालच की वजह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। जाने क्यों अब उसे जीना बेमानी सा लग रहा था। मन में दालू और हाकिम के प्रति आग सुलग रही थी। जब करवटें ले लेकर थक जाता तो उठकर टहलने लगा, जैसे वो समझ ना पा रहा हो कि वे मन की इस अवस्था में क्या करे। दालू और उसके साथ की युवतियां अस्त व्यस्त हालत में बेड पर नींद में थे कि एकाएक कमरे में तरह तरह के रंगों की रोशनियों के धमाके होने लगे। नींद में डूबे दालू की बंद आंखों से जब वो तेज तेज रोशनी टकराई तो उसकी आंख खुल गई। उन रोशनियों को देखते ही वह चौंक कर उठ बैठा। 700 युवतियों की भी आंख खुल गई थी। दालू एक हद से ज़्यादा परेशान हो उठा था। तुम दोनों जाओ यहाँ से, दालू ने दांत भींच कर कहा। युवतियाँ फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। दालू जल्दी से उठा और आगे बढ़कर जंजीर खींची। कहीं घंटा बजने की आवाज़ आई। दालू के दांत बिछ गए थे। कभी कभी वो बेहद क्रोध में नजर आने लगता। रंग बिरंगी तेज रोशनी अभी भी शयन कक्ष में चमक रही थी। तभी केसर सिंह ने भीतर प्रवेश किया। क्या हुआ? केसर सिंह ने पूछा। निगाहें कमरे में बार बार चमक रही रोशनियों को देखने लगीं। इन रोशनियों का मतलब समझते हो? दालू गर्राया। नहीं, ये खतरे की निशानी है। किसी ने पहाड़ी पर फैले तिलिस्म को तोड़ा है। कोई महल में प्रवेश करने वाला है। असंभव, यह कैसे हो सकता है? यह हो चुका है केसरे। मेरी इजाज़त के बिना पहाड़ी के तिलिस्म को तोड़ा जाए तो तभी ये रोशनियाँ रोशन होकर खतरे का संकेत देंगी, जो कि अब ये हरकत में है। कोई महल में प्रवेश करने की चेष्टा कर रहा है। चिंता मत करो दालू, वो जो भी है मैं अभी उसकी गर्दन अलग करता हूँ, केसर सिंह ने कहा। लेकिन मेरे ख्याल में तो इतनी हिम्मत किसी भी नहीं हो सकती।
हो सकता है आने वाली मिन्नो और दालू ने कहना चाहा। मिन्नो इधर का रुख करे, ये संभव नहीं, केसर सिंह ने जहरीली मुस्कान के साथ कहा। वो खुद ही कहीं छुपी बैठी होगी हाकिम की वजह से। यहाँ आकर वो कभी भी मरना नहीं चाहेगी। जा केसरे जो भी हो उसकी गर्दन काट दे। अभी उसकी गर्दन काट कर लाता हूँ। कहने के साथ ही केसर सिंह पलट कर बाहर निकल गया। शयन कक्ष में रोशनी अभी भी जगमगा रही थी। दालू कई पलों तक भिजे दांतों से वहीं खड़ा रहा, फिर बाहर निकला और उस शयन कक्ष की तरफ बढ़ गया जिसमें हाकिम मौजूद था, परंतु दरवाज़ा बंद देखकर वापस अपने शयन कक्ष में लौट आया। नीले पहाड़ पर बिछे तिलिस्म को तोड़ा था मोना चौधरी ने, उस जगह से जहां महल में प्रवेश करने के लिए रास्ता था। तिलिस्म टूटते ही दालू को शयन कक्ष में खतरे का संकेत मिल गया था। उस रास्ते से महल में प्रवेश करने वालों में थे देवराज चौहान, मोना चौधरी, जगमोहन, महाजन, पारसनाथ, पाली, सोहनलाल, रुस्तम राव, बाकीलाल राठौर, करमपाल सिंह, शुभ सिंह, प्रताप सिंह और कीरतलाल। और सबके हाथों में फंसे थे खंजर, कटार और तलवारें। उनके चेहरों पर दरिंदगी थी। वे जानते थे कि अब मौत और जिंदगी का फैसला होने वाला है। दालू के महल से वे तभी निकल सकते थे जब इस लड़ाई में जीत सके। महाजन ने देवराज चौहान के साथ रहना पसंद किया था क्योंकि हाकिम से टकराने में खतरा ज़्यादा था। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को अपने साथ रखा था तिलिस्मी ताज पाने के लिए, क्योंकि रुस्तम राव पूर्वजनों की बातों से परिचित हो चुका था। मौके बेमौके पर उसकी सहायता कर सकता था। बाकी सबके हवाले ये काम था कि महल के भीतर सामने जो भी आए उसे खत्म करते जाओ। भीतर प्रवेश करने के बाद उन्होंने कोई बात नहीं की थी। केवल कदमों की आहटें वहाँ गूंज रही थी। वे सब ठिठके। चेहरों पर मौत और खूंखारता के अलावा कोई और भाव नहीं था। मैं रुस्तम राव के साथ दालू और तिलिस्म ताज की तलाश में जा रही हूँ। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। तो महाजन को लेकर हाकिम से टक्कर लो। मुझे नहीं मालूम कि हाकिम से मुकाबला करने का क्या हश्र होगा। शायद हाकिम की ही जीत हो। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी चमकी। महाजन के दांत पिच गए। जो तिलिस्मी मंत्र मैंने तुम्हें बताए वो याद है? मोना चौधरी की निगाह देवराज चौहान पर ही थी। सब याद है। तो अब हमें फ़ौरन काम शुरू कर देना चाहिए। दो दो तीन तीन के ग्रुप में अलग अलग रास्तों पर बिखर जाओ और जो भी मिले उसे ख़त्म करते जाओ। सामने वाला पहले वार न कर सके। उसके बाद सब हथियार पकड़े महल के अलग अलग रास्तों पर बिखरते चले गए। उनके कदमों की आहट बहुत कम थी। कुछ ही पलों बाद उनका सामना सेवकों और पहरेदारों से होने लगा। महल में खून ही खून बिखरने लगा। लड़ाके ना के बराबर वहां मौजूद थे, क्योंकि उन्हें तो दालू ने मोना चौधरी की तलाश में महल से बाहर भेज दिया था। देवराज चौहान और महाजन हाथों में तलवार और कटार थामे तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। महल के कई रास्तों को वे पार कर चुके थे। जो भी सामने आता वे दोनों तुरंत उसे मौत के घाट उतार देते। आगे बढ़ने वाले उनके कदमों में बला की तेजी थी। हाकिम कहाँ होगा? महाजन के होठों से गुर्राहट निकली। लगता है उसे शोर शराबे का एहसास नहीं हुआ, वरना वो सामने आ गया होता। देवराज चौहान की आवाज़ में दरिंदगी के भाव थे। अब जो भी सामने आएगा उससे हाकिम के बारे में पूछेगा, वरना इसी तरह महल में भटकने से वक्त बर्बाद होगा। ठीक कहते हो। सामने नजर आ रहे मोड़ पर मुड़ते हुए दोनों ठिठके। सामने से केसर सिंह आ रहा था। उन्हें देखकर वो भी रुका। देवराज चौहान ने फौरन कटार संभाल ली। ठहरो, महाजन बोला। मैं इसे जानता हूँ, ये केसर सिंह है। केसर सिंह की कमर में तलवार मौजूद थी, परंतु तलवार को हाथ में लेने की उसने कोशिश नहीं की। वो बारी बारी दोनों को देखता रहा। कैसे हो नील सिंह? केसर सिंह के होठे ले। अच्छा हूँ। नील सिंह का स्वर सपाट था। तुम्हारी बेटी और पत्नी के बारे में खबर सुनी, बड़ा दुख हुआ। महाजन सतर्क था। केसर सिंह ने शांत स्वर में कहा, इसी रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। जिस काम के लिए आए हो वो हो जाएगा। केसर सिंह उन्हें रास्ता देता कह उठा। महाजन मुस्कुराया। शुक्रिया केसर सिंह। मिन्नो कहाँ है? केसर सिंह ने पूछा। वो भी महल में ही कहीं है, महाजन बोला। पेशीराम नहीं आया? नहीं। तुम दोनों जल्दी से आगे बढ़ जाओ। आओ, महाजन ने देवराज चौहान से कहा और फिर केसर सिंह की बगल से गुजर कर वे आगे बढ़ गए। केसर सिंह उन्हें जाते देखता रहा, फिर तेजी से उस तरफ बढ़ गया जिधर से वे दोनों आए थे। देवराज चौहान और महाजन ने वो रास्ता जल्दी से ख़त्म किया तो सामने ही बहुत बड़ा कुछ ऊंचा दरवाज़ा नजर आया। तो दोनों की निगाहें मिली। ये बेडरूम का दरवाज़ा हो सकता है, भीतर हाकिम होगा, महाजन ने धीमे स्वर में कहा। आओ, कहते हुए देवराज चौहान आगे बढ़ा और खुले दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गया। महाजन उसके पीछे था। भीतर पहुंचते ही दोनों ठिठके। वो शयन कक्ष था जिसमें रोशनियां तीव्रता से जगमगा रही थी, और वहां मौजूद दालू हैरानी की शक्ल में खड़ा मुंह खोले उन दोनों को देख रहा था। देवराज चौहान और महाजन भी पल भर के लिए हचकचाए। उन्हें हाकिम की तलाश थी और पहुंच गए थे दालू के पास। केसर सिंह पर निगाह पड़ते ही मोना चौधरी ठिठकी। रुस्तम राव भी रुक गया। ये कौन हुआ? रुस्तम राव के हाथ में खून से सनी तलवार थी। केसर सिंह। मोना चौधरी की निगाह केसर सिंह पर थी। तो ये वही होला जिसकी बेटी को बुरे हाल में हाकिम खत्म करेला? केसर सिंह के दांत बिछ गए। केसर सिंह, क्या तुम अभी भी दालू के साथ हो? मोना चौधरी ने पूछा। नहीं, केसर सिंह के होटल है। मैं तुम्हारी सेवा में हाजिर हूँ।
तो मुझे दालू के पास ले चलो। दालू के नहीं, तुम्हें हाकिम के पास जाना है, केसर सिंह ने दांत भींच कर कहा। क्या मतलब? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। दालू के पास देव और नील सिंह पहुंच चुके हैं। केसर सिंह के होठों से घबराहट निकली। मोना चौधरी और रुस्तम राव की नजरें मिली। ये तो गड़बड़ हुआ, रुस्तम राव के होठों से निकला। लेकिन ये वक्त सोचने का नहीं था। हाकिम कहाँ है? मोना चौधरी के जर्रे जर्रे में दरिंदगी थी। आओ मेरे साथ। केसर सिंह आगे और मोना चौधरी रुस्तम राव उसके पीछे चल पड़े। तीनों के कदमों में तेजी थी। वे कई रास्तों को पार करते जा रहे थे। रास्ते में दालू के सेवकों और पहरेदारों की कई लाशें मिली। मोना चौधरी ने केसर सिंह से पूछा, महल में लड़ाके क्यों नहीं है? वे सब तुम्हारी तलाश में महल से बाहर गए हुए हैं, केसर सिंह ने जवाब दिया। 1.5 मिनट बाद केसर सिंह एक बड़े से बंद दरवाजे के सामने ठिठका। ये शयन कक्ष का दरवाज़ा है, भीतर हाकिम मौजूद है, केसर सिंह ने कहा। मोना चौधरी ने दांत भींच कर दरवाजे को देखा। ये खोलेगा कैसे? भीतर से बंद है। केसर सिंह के चेहरे पर कठोरता आती चली गई। तुम खुलवा सकते हो? हाँ। केसर सिंह का कठोर चेहरा खिला। खुलवा बाप, सोचेला क्या? रुस्ता राव क्या उठा। केसर सिंह आगे बढ़ा और जोरों से दरवाज़ा भिड़भिड़ाया। मोना चौधरी और रुस्ता राव की निगाहें मिली। तुम जानते हो कि हाकिम की मृत्यु कैसे होगी? मोना चौधरी ने पूछा। जाने ला है बाप, रुस्ता राव ने सहमति से सिर हिलाया। कोई जवाब न मिलने पर केसर सिंह ने पुनः दरवाज़ा भिड़भिड़ाया। चेहरे पर सख्ती छाई हुई थी। पर हाकिम से टकराया कैसे? रुस्ता राव ने पूछा। मोना चौधरी की आंखों में दरिंदगी के भाव उभरे। मैं नहीं जानती, लेकिन इन हालातों के मुताबिक हाकिम से टक्कर लेनी है, जिसमें चालाकी और समझदारी की ज़रूरत पड़ेगी। सीधे सीधे हाकिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता, मोना चौधरी ने कहा। रुस्ता राव गंभीर चेहरा हिलाकर रह गया। तभी कमरे के भीतर से हाकिम की दहाड़ की आवाज़ आई। कौन है? मैं हूँ हाकिम, केसर सिंह। केसर सिंह ने ऊंचे स्वर में कहा। मेरे आराम में खलल क्यों डाला? हाकिम की आवाज़ में गुस्सा था। दालू के आदेश पर। दालू का कहना है मिन्नो का पता चल गया है, केसर सिंह ने कहते हुए मोना चौधरी पर निगाह मारी। उसी पल कदमों की आवाज़ दरवाजे की तरफ आती महसूस हुई। मोना चौधरी और रुस्ता राव सतर्क हो गए। केसर सिंह एक तरफ सरक गया। दरवाज़ा खुला। हाकिम की निगाह मोना चौधरी और रुस्ता राव पर पड़ी। पहले उसकी आंखें सिकुड़ी, दूसरे ही क्षण वो चौंका। उसके होठों से हैरानी भरा स्वर निकला। मिन्नो? हाँ हाकिम, मोना चौधरी ने सपाट स्वर में कहा। तू मेरी जान लेने का इरादा रखता है, ये जानकर मैं खुद ही तेरे पास चली आई। सोचा तेरे से सीधी बात कर लूँ। हाकिम ने रुस्ता राव को देखा। तू त्रिवेणी है ना? हाँ बाप, अपन त्रिवेणी होएला। रुस्ता राव मुस्कुराया। हाकिम की आंखों में गुस्से की लाली दौड़ने लगी। मिन्नो, तू अपनी मौत के पास चली आई है, अब तू नहीं बच सकती। हाकिम गुर्राया। मैं तेरे से बात करना चाहती हूँ हाकिम। क्या? बोल। भीतर आने दे। खूनी आंखों से उसे घूरता हाकिम पीछे हट गया। मोना चौधरी और रुस्ता राव भीतर प्रवेश कर गए। भीतर का दृश्य देखते ही मोना चौधरी का खून खौल उठा। रुस्ता राव के भी दांत भिज गए। बेड पर युवती का विक्षिप्त सा शरीर पड़ा था, जिस पर एक भी वस्त्र नहीं था। शरीर पर जगह जगह खून नजर आ रहा था। दालू के वैशीपन का नमूना उसके सामने था। एक दूसरे से नजर मिली, परंतु वे खामोश रहे, जैसे उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। केसर सिंह के एक तरफ हो जाने से हाकिम उसे देख नहीं पाया था और मोना चौधरी रुस्ता राव में व्यस्त हो गया था। केसर सिंह बाहर ही रहा। क्या कहना चाहती है? हाकिम गुर्राया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैंने तेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। तेरी मेरी कोई दुश्मनी नहीं। मोना चौधरी के सर में किसी तरह का भाव नहीं था। फिर तू मेरी जान के पीछे क्यों पड़ा है? तेरे पास पिताश्री की लिखी किताब है, जिसमें यह बात दर्ज है कि अमृत लेने के पश्चात भी मेरी जान कैसे ली जा सकती है। इसलिए तू मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है, हाकिम ने क्रोध भरे स्वर में कहा। एकाएक मोना चौधरी मुस्कुरा पड़ी। अगर सिर्फ यही बात है तो फिर हमारी दुश्मनी खत्म हो जानी चाहिए। हाकिम की आंखें सिकुड़ी। क्या मतलब? पहले जन्म में मृत्यु से पूर्व उस किताब को मैं जहाँ रख कर गई थी, अब वो किताब मुझे वहाँ नहीं मिली। स्पष्ट है कि 150 वर्षों से वो किताब किसी ने तलाश करके अपने पास रख ली है। झूठ बोलती हो तुम। तुमने वो किताब ऐसी आसान जगह पर नहीं रखी होगी कि उसे आसानी से ढूंढा जा सके। वो इस तरह किसी को नहीं मिल सकती। हाकिम दांत भींच कर कह उठा। ठीक कहते हो हाकिम, मोना चौधरी मुस्कुराई। लेकिन मुझे मालूम है कि तुम्हारे कहने पर दालू 125 बरस से उस किताब की तलाश कर रहा है। वो किताब उसे भी तो मिल सकती है। तुम्हारा मतलब कि वो किताब दालू ने ढूंढ निकाली है और अपने पास रख ली है? हाँ, मेरी सोच के मुताबिक यही सच बात है। हाकिम के चेहरे पर कहर से भरी मुस्कान उभरी। खूब। इस जन्म में तो तुम पहले से ज़्यादा चालाक हो, हाकिम ने तीखे स्वर में कहा। क्या मतलब? हाकिम ठहाका लगा उठा। तुमने कैसे सोच लिया कि अपनी झूठी बातों में मुझे फंसा लोगी? दालू ने अगर वो किताब पा ली होती तो अवश्य मुझे सौंप देता। वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता। उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे से किसी भी तरह की दुश्मनी ले सके। तुम मुझे दालू के खिलाफ भड़काकर मेरे हाथों से दालू को ख़त्म कराना चाहती हो और बाद में मुझे ख़त्म करने की चेष्टा करोगी। सच बात तो यह है कि वो किताब तुम्हें मिल चुकी है और तुम जान चुके हो कि मेरे भीतर मौजूद अमृत को कैसे समाप्त किया जा सकता है। मोना चौधरी ने गहरी सांस लेकर रुस्ता राव को देखा।
इसके सिर पर दालू का भूत कुछ इस तरह सवार है कि सच बात को भी झूठ मान रहा है। इसकी खोपड़ी घूमिला है। अपन तो पहले ही बोला था कि हाकिम से बात करना बेकार होइला। यह सीधे सीधे नहीं मान लेला सच को। रुस्ता राव ने गहरी सांस लेकर कहा। मोना चौधरी ने हाकिम को देखा। हाकिम के चेहरे पर जहरीले भाव थे और आंखों में बेहद तीव्र चमक। मिन्नो, तेरी मान लेता हूँ कि तू सच कहती है, हाकिम ने मुस्कुरा कर कहा। वो किताब अगर दालू के पास है तो दालू से किताब ले लूँगा। ये तो तेरा कहना है। यह भी तो हो सकता है कि तू झूठ बोल रही हो। सच कह रही हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तेरा जिंदा रहना मेरे लिए ठीक नहीं। तुझे हर हाल में मरना ही पड़ेगा। तैयार हो जा। मोना चौधरी ने दांत भींच लिए। तो तू मेरी जान लेकर ही रहेगा? मोना चौधरी गुर्रा उठी। हाँ, तुझे खत्म करना बहुत ज़रूरी है। हाकिम मौत भरे सर में क्या उठा। रात अभी बाकी है और मेरी बाकी रात को तू रंगीन बनाएगी। इसी तरह तेरे को मौत दूंगा। मोना चौधरी हाकिम को घूरती रही। उतार कपड़े। हाकिम के चेहरे पर अब शैतान बसने लगा था। बाप, रुस्तम राव सकपका कर बोला। बच्चे के सामने चीची बात क्यों करेला है? हाकिम की निगाह रुस्तम राव पर जा टिकी। तो बाहर जा। हाकिम का सर कठोर हो गया। क्यों बाप? बाहर जा वरना अभी तेरे को जलाकर राख कर दूंगा। हाकिम का गुस्सा बढ़ने लगा। नहीं बाप, मोना चौधरी को तेरे जैसे शैतान के सामने छोड़कर अपन नहीं जाने का। रुस्ता राव की आंखें सुलग उठी। तो मरने के लिए तैयार हो जा। कहने के साथ ही हाकिम ने मुट्ठी बंद की और होटे ही होठों में बड़बड़ाकर मुट्ठी रुस्ता राव की तरफ खोल दी। अगले ही पल आग का तेज भभका उठा और रुस्ता राव सिर से पांव तक आग में घिर गया। दूसरे ही क्षण हाकिम की आंखें सिकुड़ी। उसकी निगाह फौरन मोना चौधरी की तरफ गई, जो कि होठे ही होठों में कुछ बड़बड़ा रही थी। तभी मोना चौधरी के होठ रुके। उसने हाकिम को देखा। ये देख हाकिम दरिंदा बन गया। तेरी ये हिम्मत कि तू मेरे वार को काटे? हाकिम दहाड़ा। तो तेरी हिम्मत कैसे हो गई कि तू मेरी मौजूदगी में त्रिवेणी की जान ले? मोना चौधरी कुर्राई। तू मेरा मुकाबला करेगी? हाँ। हाँ, ये जानती हुए कि मेरी जान नहीं ली जा सकती? तो क्या हुआ? मोना चौधरी ने पूर्ववत लहजे में कहा। तेरे वारों को काट काट कर मैं तेरे को इतना थका दूंगी हाकिम कि तू ये लड़ाई छोड़ना ही बेहतर समझेगा। मेरी शक्तियों का ज्ञान नहीं है तेरे को। मैं हाकिम, तेरी शक्तियों का मुझे पूरा ज्ञान है। कहने के साथ ही मोना चौधरी ने कमर से कटार निकाली और हाकिम की तरफ बढ़ी। ये देख। हाकिम विशैला ठहाका लगा उठा। मैं जानती हूँ हाकिम, मेरे वार से तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाकिम अपनी जगह खड़ा हंसता रहा। मोना चौधरी ने कटार का वार हाकिम की गर्दन पर किया। देखते ही देखते हाकिम की आधी गर्दन कटी और उसमें से कम समय में गर्दन वापस अपनी जगह पर थी। खून की एक बूंद भी कटी गर्दन से न गिर पाई थी। हाकिम अपनी जगह खड़ा हंसता रहा। मोना चौधरी कटार को एक तरफ फेंकते हुए बोली। मैं जानती हूँ हाकिम कि मैं तेरी जान नहीं ले सकती। अगर वो किताब दालू के हाथ ना लगती तो शायद मैं तेरी मौत का तरीका जान लेती। मैं तो तेरे को दालू की करतूत बताने आई थी कि वो तेरे साथ दगाबाजी कर रहा है। स्वभावहीन था। अगर मुझे मालूम होता कि तेरे पास आने पर तू मेरी जान ले लेगा तो मैं कभी भी यहाँ नहीं आती। हाकिम ने हंसी रोकी। मुझे छोड़ दे हाकिम, मेरी जान मत ले। मोना चौधरी के सर में याचना के भाव आ गए थे। रुस्ता राव ने मोना चौधरी को देखा, कहा कुछ नहीं। मिन्नो। हाकिम के होठों से नाक सी फुफकार निकली। हाकिम का इतिहास गवाह है कि वो कदम आगे बढ़ाकर कभी पीछे नहीं लेता। तेरी जान लेने का फैसला हो चुका है तो तेरी जान अवश्य ली जाएगी। उसी क्षण मोना चौधरी उछली और उसका शरीर तीर की तरह हाकिम की तरफ लपका। अगले ही क्षण उसका शरीर हाकिम से टकराया तो हाकिम लुढ़क कर नीचे गिरता चला गया। मोना चौधरी फौरन उछलकर खड़ी हुई और हाकिम पर झपटी। हाकिम तब खड़ा ही हुआ था कि मोना चौधरी उसे साथ लिए नीचे जा गिरी, परंतु तभी हाकिम ने उसे पांव पर उछाल दिया। मोना चौधरी दूर जा गिरी और तुरंत ही खड़ी हुई। हाकिम भी तब तक संभल कर खड़ा हो चुका था। रुस्तम समझ नहीं पाया कि क्या करे, क्योंकि मोना चौधरी ने अचानक ही हाकिम पर हमला कर डाला था। हाकिम का चेहरा गुस्से से तप रहा था। आंखें क्रोध से लाल सुर्ख हो उठी थी। एकाएक वह बेहद ज्यादा भयंकर लगने लगा था। उसका ये रूप देखकर कोई भी सामान्य आदमी सहम सकता था। मोना चौधरी के दांत बिछे हुए थे। उसने अचानक हमला करके हाकिम पर कब्जा जमाने की अपेक्षा की थी कि उसकी आंख में मौजूद अमृत को अशुद्ध कर सके, परंतु हाकिम उसकी आशा से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला था। साथ ही अब हाकिम के संभल जाने की वजह से वो समझ गई कि हाकिम किसी भी पल अपनी शक्ति के दम पर उसे खत्म कर देगा। रुस्ता राव को भी खतरे का एहसास हो गया था। बहुत गर्मी है तेरे जिस्म में, हाकिम ने मौत भरे स्वर में कहा। अब तो तेरे बदन की गर्मी का मजा लेने का बहुत मन करने लगा है। बोल, तैयार होती है क्या? मोना चौधरी के चेहरे पर हार के भाव स्पष्ट नजर आने लगे। मैं जानती थी कि हाकिम का मुकाबला नहीं कर सकती, फिर भी जाने क्यों मेरा दिमाग खराब हो गया था जो तेरे से टकराने का फैसला कर बैठी। मोना चौधरी की आवाज़ में डर के भाव थे। आदत तो वही है मेरी, जैसे पहले जन्म में गुस्सा आता था वैसे ही अब आता है। यहीं पर मैं मात खा गई।
उतार कपड़े। हाकिम गुर्राया। मोना चौधरी ने रुस्तम राव को देखा और फिर थकान भरे सर में बोली, तुम कमरे से बाहर निकल जाओ। भगवान ने चाहा तो अब अगले जन्म में मुलाकात होगी। अपन तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाएला। रुस्तम राव के चेहरे पर उलझन थी। खत्म कर दूं क्या तुझे? हाकिम दहाड़ा। मैं अपनी हार मान चुकी हूँ हाकिम, इस पर गुस्सा मत करो, बच्चा है। मोना चौधरी धीमे सर में बोली। फिर रुस्तम राव को देखकर बोली, जाओ त्रिवेणी, मेरा ये जन्म तो खत्म होने जा रहा है, तुम्हें हाकिम छोड़ रहा है, यही बहुत है। जाओ यहाँ से बाहर निकल जाओ। अगर हाकिम ने सोच लिया कि तुम्हारी जान लेनी है तो फिर मैं तुम्हें नहीं बचा सकूंगी। अपनी जान बचाने का वक्त मिल रहा है तुम्हें। रुस्तम राव का दिमाग तेजी से चल रहा था। वह जानता था कि मोना चौधरी वो शय है जो हार कर भी हार ना माने। मौत को गले लगा लेगी परंतु हार जैसा शब्द मुंह से नहीं आने देगी। जबकि इस वक्त वो हाकिम के सामने स्पष्ट तौर पर हार ही नहीं मान रही बल्कि हाकिम का आदेश मानते हुए कपड़े तक उतारने का बिना किसी ऐतराज के तैयार हो गई है। रुस्तम राव फौरन ही समझ गया कि मोना चौधरी हाकिम के साथ कोई चालबाजी कर रही है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि मोना चौधरी को अकेला छोड़कर वहां से जाए। परंतु वहां के हालात स्पष्ट इशारा कर रहे थे कि उसे कमरे से बाहर जाना ही होगा। अब मैं तुम्हें दोबारा जाने के लिए नहीं कहूँगी। तुम हाकिम के हाथों अपनी जान अपन खिसकेला बाप तुमको अपन को ज़बरदस्ती इधर लायला मारने को। कहने के साथ ही रुस्तम राव पलटा और बाहर निकलता चला गया। हाकिम जोरों से वैसी हंसी हंस पड़ा। मोना चौधरी ने बह भरी निगाहों से हाकिम को देखा। हाकिम आगे बढ़ा और खुला दरवाज़ा बंद करके पलटा। तो तू मेरा मुकाबला करने आई थी मिन्नू? किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे से टक्कर लेने की सोच भी सके, और तूने मेरे पर हाथ उठा दिया। उतार कपड़े, देखूँ तो सही तेरे खून की गर्मी। हाकिम के सर में कहर और व्यंग के भाव थे। मोना चौधरी के चेहरे पर ऐसे भाव छाए हुए थे जैसे मौत के कुएं में आ फंसी हो। उसने हाकिम को देखा, फिर उसके हाथ हिले और अपने बदन पर पड़े कपड़ों को खोलने लगी। ठहरो। मोना चौधरी की हरकत करते हाथ रुके। मैं नहीं चाहता कि अब तू कोई चालाकी करे, इसलिए तेरे मस्तिष्क से सब कुछ निकाल देना ठीक रहेगा। यानी कि तेरे मस्तिष्क को मृत करना पड़ेगा कि तेरे मन में मेरे खिलाफ कोई बात आ ही न सके। कहने के साथ ही हाकिम होठों ही होठों में किसी मंत्र को बुदबुदाने लगा। यह कार्य तिलिस्मी विद्या में नहीं था। मोना चौधरी को लगा कि वो वास्तव में हाकिम से हार गई। इस तंत्र की कार्ड उसके पास नहीं, सॉरी, इस मंत्र की कार्ड उसके पास नहीं थी। अगर उसके मस्तिष्क से हाकिम के लिए बैर निकल गया तो हाकिम अपनी मनमानी करके उसकी जान ले लेगा। जिस बाजी को वह जीतने की तमन्ना रखती थी वो खेल शुरू होने से पहले ही हार गई। मोना चौधरी को समझ नहीं आया कि वह क्या करे। एकाएक मोना चौधरी को लगा उसके गले पड़े सफ़ेद मोतियों की माला अचानक गर्म होने लगी है। यह वही माला यह वही माला थी जो उसके पिता मुद्रानाथ ने यह कहकर गले में डाली थी कि गुरुवर ने अपने आशीर्वाद के तौर पर उसे दी है। वो माला हर पल के साथ गर्म होती जा रही थी। मोना चौधरी नहीं समझी कि माला में गर्माहट क्यों आ गई है। तभी हाकिम के बुदबुदाते होंठ हिले और हंसा। हा हा हा, अब तुम्हारे मस्तिष्क में मेरे लिए मैल दुश्मनी निकल गई है। तुम ऐसी सामान्य बन गई है जिसे अपने अच्छे बुरे की कोई परवाह नहीं। अब तो मेरे इशारों पर नाचोगी। परंतु मोना चौधरी ने अपने मस्तिष्क में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। वो वही थी और हाकिम के अमृत को हर हाल में अशुद्ध करना चाहती थी। तो क्या हाकिम की उच्च विद्या का मंत्र खाली गया? दूसरे ही क्षण वो समझ गई कि गुरुवर की दी हुई आशीर्वाद रूपी माला गर्म क्यों हुई। दालू के मंत्र का असर माला ने अपने ऊपर ले लिया था। वो बिल्कुल ठीक रही थी। उतार कपड़े। हाकिम की आंखों में तीव्र चमक लहरा रही थी। मोना चौधरी पुनः हरकत करते अपने कपड़े उतारने लगी। हाव भाव से ऐसे दर्शा रही थी जैसे वो सुध-बुध खो बैठी और हाकिम की गुलाम हो, ताकि हाकिम को विश्वास रहे कि उसके मंत्र ने उसे अपने वश में कर लिया है। वही करेगी जो हाकिम कहेगा। वो कपड़े उतारती रही। हाकिम की आंखों में मादकता से भरी चमक बढ़ती रही। आधे मिनट में ही वो बिना कपड़ों के हाकिम के ठीक सामने खड़ी थी। उसे सिर से पांव तक निहारते हाकिम की आंखें किसी बल्ब की भांति चमक रही थी। वाह, तेरा जिस्म तो बहुत गर्म लग रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। पहले मालूम होता तो तेरे पहले जन्म में ही तेरा स्वाद चख लिया होता। कहने के साथ ही हाकिम अपने जिस्म पर लिपटी धोती उतारने लगा। मोना चौधरी बुत की भांति खड़ी उसे देखती रही। हाकिम धोती उतारते ही बिना कपड़ों के उसके सामने था। चेहरे पर शैतानी भाव नाच रहे थे। वो आगे बढ़ा और मोना चौधरी को बाहों में उठा लिया। मोना चौधरी मुस्कुराई। लगता है तेरे में सख्त जान है, मज़ा आएगा। हाकिम हंसा। मोना चौधरी मुस्कुराई। बहुत मज़ा आएगा। मोना चौधरी की आवाज़ में दोस्ती के भाव थे। बेड पास ही था। हाकिम ने बाहों में उठाए मोना चौधरी को बेड पर लुढ़का दिया। मोना चौधरी ऐसे खिलखिलाई जैसे उसका पसंदीदा काम हो रहा है। वह टांगे फैलाए बेड पर लेटी थी और पास खड़ा हाकिम उसे फांके फाड़े उसके शरीर के एक एक हिस्से को देख रहा था। बेड काफ़ी बड़ा था। उसके दूसरे हिस्से में युवती की विचित्र सी लाश पहले से ही मौजूद थी। कपड़े उतारते समय मोना चौधरी ने अपनी पैंट बेड पर ही उछाल दी थी, जो कि अब उसके करीब ही पड़ी थी। तभी हाकिम बेड पर चढ़ गया, फिर उसके शरीर को सहलाते उसके साथ लेट गया। मोना चौधरी ने उसे बाहों में भींच लिया। ऐसा करते ही हाकिम पर जैसे प्यार का जुनून सवार हो गया। वह उसके जिस्म को जगह जगह से चूमने लगा।
मोना चौधरी हाकिम को पूरा सहयोग दे रही थी, और जब मोना चौधरी ने देखा कि उसके शरीर में पूरी तरह व्यस्त हो चुका था, तो दायां हाथ पास ही मौजूद पैंट की तरफ सरकाया और उंगलियां पैंट की जेबों को टटोलने लगी। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसकी उंगली जेब में मौजूद खंजर से टकराई तो उसे कवर से बाहर निकला और नोक पर अपनी उंगली रखकर जोरों से दबाई तो खंजर की नोक में जा धंसी। मोना चौधरी ने जब उंगली खंजर से हटाई तो उंगली के ऊपर कोने से खून बहने लगा। मिन्नो, बहुत गर्म है तू। हाकिम उसके हुस्न के नशे में मदहोश और व्यस्त था। अब और नहीं रोका जाता, तैयार हो जा। कहने के साथ ही उसने मोना चौधरी की टांगों को अजीब से ढंग से मोड़ दिया। मोना चौधरी हौले से खिलखिलाई। तू हंस रही है, जबकि दूसरी तो टांगों के ऐसे मुड़ती दर्द से चीखने लगती हैं। मुझे मज़ा आ रहा है। मोना चौधरी ने लंबी सांस ली। मेरे होठों पर प्यार कर। हाकिम ने अपना चेहरा आगे किया, फिर उसके होठों को चूसने के लिए। उसी पल मोना चौधरी ने खून से सनी उंगली भाले की तरह अकड़ा कर बला की फुर्ती के साथ हाकिम की दाईं आंख में घुसेड़ दी, जो कि सीधी हाकिम की आंख में प्रवेश करती चली गई। हाकिम के गले में कानों को फाड़ देने वाली हाकिम के गले से कानों को फाड़ देने वाली चीख निकली। वो जल बिन मछली की तरह तड़पा और उछल कर बेड के नीचे जा गिरा। दोनों हाथ उसने आंखों पर रख लिए। चेहरे पर दरिंदगी समेटे मोना चौधरी उठी और बेड पर से खंजर उठाकर बेड से नीचे आ गई। हाकिम तड़पे जा रहा था। हाकिम, मोना चौधरी के मुंह से शब्द नहीं, जैसे अंगारे निकल रहे थे। तूने अमृतत्व इसी दाई आंख में छिपा रखा था, और मैंने अमृत अशुद्ध करके तेरी ना मरने की ताकत को खत्म कर तूने धोखा दिया। पीड़ा से चीखते हाकिम ने उठने की चेष्टा की। तभी मोना चौधरी की ठोकर पर वह नीचे लुढ़क गया। अब तेरे पास तिलिस्मी विद्या और अन्य शक्तियां बाकी बची हैं, परंतु उन्हें तू तभी इस्तेमाल कर पाएगा जब मैं तुझे मौका दूंगी। अब तू मरने जा रहा है हाकिम। इन शब्दों के साथ ही हाकिम अपनी पीड़ा भूल गया। वो उछल कर खड़ा हो गया। वो बहुत भयानक लग रहा था। दाईं आंख की जगह गड्ढा सा नजर आ रहा था, जहां से अब भी खून बह रहा था। सारा चेहरा और छाती, हाथ वहां भी खून से सन चुके थे। चेहरे पर बची मांस एक आंख वैसी चमक लिए नजर आ रही थी। मुझे हैरानी है कि तुझ पर मेरे मंत्र का असर क्यों नहीं हुआ। तेरे मस्तिष्क में मौजूद मेरे प्रति दुश्मनी की लहर समाप्त हो जानी चाहिए थी। हाकिम गुर्रा उठा। मोना चौधरी जहरीली अंदाज में मुस्कुराई। इन बातों का जवाब जानकर क्या करेगा? मैं तेरी मौत बनकर सामने खड़ी हूँ। भूल में है तू। हाकिम का चेहरा और भी भयानक हो उठा। मेरी अमृत की शक्ति अवश्य तूने धोखे से समाप्त कर दी, परंतु मेरी शक्तियों का तू अभी भी मुकाबला नहीं कर सकती। मैं तुझे इस कमरे से जिंदा बाहर नहीं जाने दूंगा। हाकिम को कोई नहीं मार सकता। मैं मेरी जान तू अभी ले सकता है हाकिम। मेरी जान तू तभी ले सकता है हाकिम, जब मैं तुम्हें अपनी विद्या का इस्तेमाल करने का मौका दूंगी। मोना चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी के भाव आने लगे। नहीं हाकिम, तू अपनी किसी भी विद्या का वार मुझ पर नहीं कर सकेगा। तुझे अमृत हासिल था, इसी वजह से सब तुझसे डरते थे। कहने के साथ ही मोना चौधरी होठे ही होठों में बुदबुदाई। ए खंजर, बड़ा हो जा। अगले ही पल मोना चौधरी के हाथ में दबा खंजर करीब 2 फीट लंबा हो गया। ओह, तिलिस्मी खंजर। हाकिम मौत भरे स्वर में बोला। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे 2 पल में ही जलाकर राख कर दूंगा। कहने के साथ ही हाकिम के होठ हिले। मोना चौधरी उसी पल बिजली की तरह झपटी और हाथ में दबा दुधारी खंजर हाकिम के पेट में प्रवेश करके पीठ की तरफ से चमकने लगा। ओह! हाकिम के होठों से पीड़ा भरी अजीब सी आवाज़ निकली। मोना चौधरी ने दांत भींचे तीव्र झटके से खंजर बाहर खींच लिया। हाकिम तड़पा, गिरने को हुआ कि संभल गया। मुझे जलाने के लिए मंत्र बोल हाकिम। मोना चौधरी गुर्राई। हाकिम का चेहरा पीड़ा, क्रोध और लहू से अजीब सा हो रहा था। उसे अपनी एक आंख मोना चौधरी पर टकराई और पुनः उसके दांत हिलने लगे। तभी मोना चौधरी ने हाथ में दबा खून से सना खंजर किसी चाकू की तरह उसके गले में घोंप दिया। हाकिम को बचने का मौका ही नहीं मिला। खंजर का फल गला पार करके पीठ की तरफ नजर आने लगा। इसके साथ ही मोना चौधरी खंजर को धीरे धीरे फिरकिनी की भांति घुमाने लगी। हाकिम के दोनों हाथ खंजर पर जा टिके। उसने खंजर ही ऐसे पकड़ा था कि उसे हिलने नहीं दिया। इतने ज़बरदस्त वारों के पश्चात भी उसमें विरोध करने की हिम्मत बची हुई थी। मोना चौधरी ने खंजर की मूठ कसकर पकड़ ली। हाकिम ने गर्दन में फंसा खंजर खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया, परंतु मोना चौधरी ने ऐसा नहीं होने दिया। हाकिम, देख ले अपनी मौत का नज़ारा। मोना चौधरी भिजे स्वर में क्या उठी। तूने बहुतों को मौत दी, लेकिन मौत का स्वाद क्या होता है ये तूने अब चखा। हाकिम के दोनों हाथ अभी तक खंजर पर टिके थे। मोना चौधरी ने धक्का देते हुए खंजर की मूठ छोड़ी तो हाकिम नीचे जा गिरा। चेहरे पर दरिंदगी समेटे मोना चौधरी पलटी और बेड की चादर से अपना खून से सना हाथ अच्छी तरह साफ किया। फिर इधर उधर बिखरे पड़े कपड़े पहनने लगी। चेहरे पर अभी भी जान भर का गुस्सा सिमटा पड़ा था। कपड़े पहनने के पश्चात वो पलटने ही वाली थी कि ठीक अपने पीछे आहट हुई और पलट न सकी। हाकिम की बाँह उसकी गर्दन से आ लिपटी। मोना चौधरी ने तड़प कर अपनी गर्दन से बाँह हटाने का प्रयत्न किया, परंतु सफल नहीं हो सकी। ज़बरदस्त वारों के पश्चात भी उसमें बहुत ताकत बची थी। तभी मोना चौधरी का उसके दूसरे हाथ में दबे अपने वाले खंजर पर निगाह पड़ी
जो उसकी गर्दन में धंसा छोड़ा था। साथ ही कानों में घौं घौं की आवाज़ पड़ी। यकीनन हाकिम कुछ करना चाहता होगा, परंतु गर्दन के घाव की वजह से बोल नहीं पा रहा था। मोना चौधरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। हाकिम को बहुत ज़्यादा आंककर भी कम आंका था। वह शक्तियों का मालिक ही नहीं, खुद ही बहुत शक्तिशाली था। और वह ये सोचकर पीछे हट गई कि अब इसकी मौत निश्चित है। मोना चौधरी ने पुनः हाकिम की पकड़ से आज़ाद होने की चेष्टा की, परंतु सफल नहीं हो सकी। हाकिम की बाँह उसकी गर्दन के गिर्द कसकर जकड़ी हुई थी। उसी पल आंखों के सामने हाकिम के हाथ में तब खून से सना खंजर चमका। हाकिम उस पर वार करने जा रहा था। मोना चौधरी जानती थी कि उस दुधारी खंजर का वार कितना खतरनाक है। खंजर को अपने जिस्म में प्रवेश करने से रोकना ज़रूरी था। इससे पहले खंजर उसके शरीर में प्रवेश करता, मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर खंजर के दुधारी फल को पकड़कर उसे रोक दिया। हाकिम ने जोर लगाया, परंतु मोना चौधरी ने खंजर को अपनी तरफ नहीं बढ़ने दिया, जबकि खंजर के उसके शरीर में प्रवेश करने में सिर्फ 4-5 इंच का फासला शेष था। हाकिम, मोना चौधरी दांत पीस कर गुर्राई, मैंने तेरी सारी विद्याएं छीन ली। अब तू बोल नहीं सकता, मंत्र नहीं बुदबुदा सकता, किसी विद्या का इस्तेमाल नहीं कर सकता। शरीर तेरा ऐसे घायल है कि मुझसे टक्कर लेने का भी तेरे में दम नहीं बचा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाकिम का गला अब जुबान देने के काबिल नहीं था। तभी मोना चौधरी को महसूस हुआ जैसे हाकिम की खंजर की पकड़ कुछ ढीली हो गई है। धीरे धीरे उसकी गर्दन से लिपटी बाँह की पकड़ भी ढीली होने लगी। मोना चौधरी समझ गई कि हाकिम की बची कुची शक्ति भी खत्म होती जा रही है, और ऐसा ही हुआ। फल के साथ थाम रखा खंजर मोना चौधरी के हाथ में दबा रह गया। हाकिम ने मूठ छोड़ दी थी या छूट गई थी। गर्दन पर लिपटी बाँह पूरी तरह ढीली हो गई थी। बिना घूमे मोना चौधरी ने पीठ की तरफ खड़े हाकिम को पीछे धक्का दिया तो वे नीचे जा लुढ़का। चेहरे पर मौत के भाव समेटे मोना चौधरी पलटी। नीचे पड़ा हाकिम गहरी गहरी सांसें ले रहा था। मोना चौधरी ने खंजर को मूठ वाले हिस्से से थामा। 2 कदम उठाकर नीचे पड़े हाकिम के पास पहुंची। उसकी इकलौती आंख भी इस वक्त बंद थी, परंतु सांसें चल रही थीं। मोना चौधरी ने दूसरा हाथ भी खंजर की मूठ पर टिकाया और खंजर की नोक नीचे की। खंजर तीव्रता के साथ हाकिम के दिल में प्रवेश करता चला गया। हाकिम का शरीर जोरों से तड़पा और तुरंत ही शांत पड़ गया। अब अंत हुआ था उस दरिंदे का। मोना चौधरी दांत भींचे कई पलों तक हाकिम के मृत शरीर को घूरती रही। उसके बाद पूरी शक्ति से हाकिम के शरीर पर ठोकर मारी, लेकिन हाकिम के शरीर में अब जान कहाँ बची थी। मोना चौधरी पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलते ही सामने परेशान हाल रुस्ता राव का चेहरा नजर आया। मोना चौधरी को दरवाजे पर देखते ही वह सिर से पाँव तक खुशी से कांप उठा। तुम्हारे तो सारे पुर्जे फेटोला बाप। मोना चौधरी ने मुस्कुराने की कोशिश की, परंतु चेहरे पर सिमटे गुस्से की वजह से मुस्कान ना आ सकी। वो खुद को सामान्य करने की चेष्टा करने लगी। अपन अभी वापस आएला, कहने के साथ ही रुस्तम राव कमरे में प्रवेश कर गया। मोना चौधरी की निगाह केसर सिंह पर पड़ी, जो चंद कदमों के फासले पर मौजूद था। जाओ देख लो, जिसने तुम्हारी बेटी की जान ली वो किस हाल में है, मोना चौधरी ने कहा। केसर सिंह की आंखों में आंसू चमक उठे। हाकिम किसी भी हालत में पड़ा हो, लेकिन मेरी बेटी पत्नी तो अब वापस नहीं आ सकती, केसर सिंह उदासी भरे स्वर में कहकर आगे बढ़ा और कमरे में प्रवेश कर गया। रुस्तम राव बाहर निकला। चेहरे पर आश्चर्य के भाव नजर आ रहे थे। बाप, रुस्तम राव बड़बड़ाया सा था। तूने हाकिम को पक्का खत्म किया है क्या? उसके सवाल पर मध्यम सी मुस्कान मोना चौधरी के चेहरे पर उभरी। अपन को तो विश्वास ही नहीं आयला, कैसे किया ये सब? मोना चौधरी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं खुद नहीं जानती, काम पूरा हो गया, यही बहुत है। इन बातों को बात के लिए छोड़कर हमें देवराज चौहान को देखना है कि वो किसी मुसीबत में ना हो। वो तो दालू के पास पहुंचेला था। तभी केसर सिंह बाहर निकला। उसकी आंखें गीली थी, परंतु चेहरे पर चैन के भाव थे। केसर सिंह, मोना चौधरी ने कहा, हमें फौरन वहां ले चलो जहां देवराज चौहान, मेरा मतलब कि देवा है। आओ, कहकर केसर सिंह आगे चल पड़ा और मोना चौधरी रुस्तम राव पीछे। देवा, नील सिंह। दालू का मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। देवराज चौहान और नील सिंह भी 2 पल के लिए हचकचाए। उन्हें तो हाकिम के पास पहुंचना था, परंतु वे दालू के पास आ पहुंचे थे। फौरन ही संभले। दालू ने अपने पर काबू पाने की चेष्टा की। तुम दोनों महल में कैसे आ गए? दालू की आंखों में व्याकुलता भरने लगी। असंभव। तुम दोनों मेरे तिलिस्म को काटने की शक्ति नहीं रखते। तुम दोनों तिलिस्मी विद्या से अनजान हो। देवराज चौहान के दांत भिसने लगे। महाजन के चेहरे पर क्रूरता मचलने लगी। कुत्ते दालू, महाजन गुर्रा उठा। बहुत ताकतवर बनता था, साले अब आया हाथ के नीचे। कोई नहीं बचा सकता तुझे। पहले जन्म का बदला लूँगा अब। तेरे कारण बहुत तबाही हुई थी, गिन गिन कर हिसाब लूँगा। पिंजरे में कैद रखता है मुझे। दालू अपने पर काबू पाता जा रहा था। देवराज चौहान कटार थामे सतर्क खड़ा था। महाजन के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे शेर की गर्दन गलती से हाथ में आ गई हो। अब तुम लोग बचकर नहीं जा सकते। दालू के चेहरे पर गुस्सा झलक उठा। तुम लोगों की मौत ही तुम लोगों को यहाँ लाई है।
और कौन कौन है तुम लोगों के साथ? मिन्नो भी होगी, उसी ने पहाड़ी पर मौजूद तिलिस्म को काटा होगा। वो मेरे बिछाए तिलिस्म को आसानी से काट सकती है। सब साथ हैं। देवराज चौहान एक एक शब्द चबाकर बोला। जो भी धरती से पाताल नगरी में आया वो इस वक्त महल में ही है। तेरे सेवकों और पहरेदारों को ख़त्म किया जा रहा है ताकि कोई तेरी सहायता ना कर सके और हम आसानी से तुझे ख़त्म कर सकें। दालू हंसा। तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं देवा। मिन्नों से निपटने के लिए मुझे कुछ परेशानी अवश्य आ सकती थी, लेकिन उसके लिए हाकिम मौजूद है। वो दालू, देवराज चौहान की खतरनाक निगाह उस पर थी। पहले जन्म में जब मेरी और मिन्नों की लड़ाई हुई थी, वो आखिरकार मिन्नों के वारों से घायल होने की वजह से मेरी जान चली गई, और मेरे वारों से मिन्नों भी इस हद तक घायल हो चुकी थी कि उसका बच पाना संभव नहीं था। मिन्नों का कहना है कि सबसे पहले तुम ही उसके पास पहुंचे थे और तुमने उसका उपचार करने की अपेक्षा वार करके उसकी टूटती सांसों को ख़त्म कर दिया। यह सुनकर महाजन चौंका। क्या? मिन्नों को तुमने नहीं, इसने मारा था? महाजन के होठों से निकला। दालू ठहाका लगा उठा। मैंने मिन्नों को इस हाल में पहुंचा दिया था कि वो बच नहीं सकती थी। देवराज चौहान एक एक शब्द चबा कर कह उठा। लेकिन तब इसने मिन्नों का उपचार करने की अपेक्षा उसकी जान ले ली और प्रचार कर दिया कि दोनों लड़ाई में एक दूसरे को मारकर खुद भी मर गए, और सबने इसकी बात को सच समझा। यही तो चालती हरामजादी की कि मिन्नों को रास्ते से हटाकर हर चीज़ पर अपना कब्जा जमा ले। तभी तो हर बार मिन्नों को गलत सलाह देता था। मिन्नों के मन में इसी कुत्ते ने तुम्हारे लिए जहर भरा था, तभी तो मिन्नों मरने मारने के लिए तुम पर चढ़ दौड़ी थी। तब मिन्नों मेरे समझाने पर भी नहीं रुकी। दालू के चेहरे पर जहरीली मुस्कान नाच रही थी। बातों के जाल में फंसाकर मैंने मिन्नों को इस तरह काबू कर रखा था कि वो अपना सबसे बड़ा हितैषी मुझे ही मानती थी। ऐसे में वो किसी की बात क्यों मानती? दालू जहरीले स्वर में क्या उठा। महाजन का चेहरा धड़क उठा। कुत्ते, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तलवार थामे महाजन चेहरे पर दरिंदगी के भाव लिए दालू पर चीते की तरह झपट पड़ा, परंतु 3 कदमों के बाद ही जैसे महाजन किसी अदृश्य दीवार से टकराया और लड़खड़ा कर पीछे हटा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गईं। गुस्से में भरा महाजन कुछ न समझ पाया। वह पुनः दालू पर झपटा, परंतु वह फिर न नजर आने वाली दीवार से टकरा कर रह गया। दालू, दांत भींचकर महाजन ने तलवार चलाई तो ऐसे आवाज़ आई जैसे तलवार किसी ठोस दीवार से टकरा रही हो, जबकि सामने खड़ा दालू उसकी बेबसी पर हंसे जा रहा था। देवराज चौहान के दांत भिज गए। वह समझ गया कि दालू ने अपनी सुरक्षा के बीच में तिलिस्मी दीवार खड़ी कर दी है कि वह लोग उस तक ना पहुंच सकें। गुस्से में हांफते महाजन ने देवराज चौहान को देखा। इसने तिलिस्मी दीवार खड़ी कर दी है जो नज़र नहीं आएगी लेकिन आगे बढ़ने वाले को रोकेगी। हरामजादे, महाजन चिल्ला उठा। चेहरा गुस्से से भरकर स्याह होने लगा। दालू उसकी बेबसी पर जोरों से हंसा। तुम दोनों ही तिलिस्मी विद्या से अनजान हो। इस दीवार को नहीं हटा सकते, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मैं तो हैरान हूं तुम दोनों की बेवकूफ़ी पर। हथियारों के दम पर मुझसे मुकाबला करने आ गए, जबकि मेरे पास ऐसी शक्तियां हैं कि किसी को ख़त्म करने के लिए मुझे हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देवराज चौहान खुद को बेबस महसूस करने लगा। महाजन तलवार थामे दांत पीसता दालू को देखे जा रहा था। अब देखो मेरा वार, दालू ने जहरीले स्वर में कहा। देवराज चौहान ने आगे बढ़कर फौरन महाजन का हाथ पकड़ा और होठे ही होठों में मोना चौधरी के बताए मंत्र को बुदबुदाया। महाजन ने उलझन भरी निगाहों से उसे देखा। क्या किया तुमने? महाजन के होठों से निकला। मोना चौधरी के बताए मंत्र को पढ़ा है। देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। उसने बताया था कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद अदृश्य सुरक्षा कवच हमें अपने घेरे में ले लेगा और हम पर किसी वार का असर नहीं होगा। सामने दालू के होठ तेजी से हिल रहे थे। फिर एकाएक उसके होठ थमे और दायां हाथ उठाकर उंगली से उसकी तरफ इशारा किया तो आग का जलता हुआ गोला तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। देवराज चौहान और महाजन अपनी जगह पर स्थिर खड़े थे। उनकी तरफ बढ़ता आग का गोला 2 फीट पहले ही जाने किस चीज़ से टकरा कर रुक गया। स्पष्ट था कि आग का गोला जिससे टकराया था वह मंत्र द्वारा पैदा किया सुरक्षा कवच था। दालू के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। असंभव, मेरा वार खाली कैसे जा सकता है? दालू बड़बड़ाया। तुम्हें तो तिलिस्मी विद्या का जरा भी ज्ञान नहीं। देवराज चौहान और महाजन खा जाने वाली निगाहों से दालू को घूर रहे थे। दालू होठों में पुनः मंत्र बुदबुदाने लगा। कुत्ता फिर कोई नया वार करने जा रहा है। महाजन दांत पीसते हुए गुर्राया। दालू के हिलते होंठ थमे और पहले की तरह उनकी तरफ उंगली का इशारा किया तो देखते ही देखते वहां 2 भाले प्रकट हुए और तेजी से उनकी तरफ बढ़े, परंतु ना नजर आने वाला सुरक्षा कवच से टकराकर अदृश्य हो गए। अब दालू के चेहरे पर क्रोध उभरने लगा, आंखें सुर्ख होने लगी। तो तुम लोग मेरे सामने तिलिस्मी विद्या का इस्तेमाल कर रहे हो? दालू गुर्राया। देवराज चौहान और महाजन की निगाहें दालू पर ही रहीं। अब देखता हूँ तुम दोनों को, दालू से मुकाबला। दालू ने आंखें बंद की और तेजी से उसके होंठ हिलने लगे। यह हरामी कोई तगड़ा वार करने जा रहा है, महाजन ने सुलगते स्वर में कहा। देवराज चौहान की कठोर निगाह दालू पर ही थी।
तुम्हारे पास ऐसा कोई तिलिस्मी मंत्र नहीं है जिससे इस पर वार किया जा सके? महाजन ने पूछा। मोना चौधरी ने जो मंत्र बताए थे वो सिर्फ बचाव के लिए ही थे, वार करने वाला मंत्र नहीं बताया, देवराज चौहान ने कहा। महाजन के चेहरे पर दरिंदगी के भाव गहरे हुए। इस तरह तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। दालू अपने वार करता रहेगा और हम अपने सुरक्षा कवच में पड़े रहेंगे, और ये काम ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, महाजन ने कहा। बेबी अभी तक यहाँ नहीं पहुँची तो स्पष्ट है कि वह हाकिम से टकरा बैठी है। हाकिम ने बेबी की जान ले ली तो उसके बाद हाकिम यहाँ आ जाएगा, जिससे कि खुद को बचाना असंभव होगा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा, चेहरे पर कठोरता समेटे खड़ा रहा। तभी दालू ने आंखें खोली और उनकी तरफ इशारा किया। देवराज चौहान और महाजन को कुछ नज़र तो नहीं आया, परंतु उनके कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ने लगी जैसे तेज़ आंधी आ गई हो। अगले पल उन्हें तीव्र झटका लगा। उनके कदम ज़मीन से उखड़ गए और दोनों दीवार से जा टकराए। उसके बाद जैसे कुछ टूटने की आवाज़ आई, परंतु टूटता हुआ कुछ भी नज़र नहीं आया। देवराज चौहान और महाजन कुछ भी नहीं समझे। दालू जोरों का ठहाका लगा उठा। हा हा हा, अब तुम लोगों का सुरक्षा कवच टूट गया है। इसे तुम लोग दोबारा खड़ा नहीं कर सकते। मैंने कमरे में तिलिस्मी हवा फैला दी है कि वो हवा तुम लोगों को सुरक्षित नहीं होने देगी। दालू से टक्कर, हा 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 हा। अब मैं तुम दोनों को ख़त्म करने जा रहा हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि महल के हालातों को भी संभालना है मुझे। मरने के लिए तैयार हो जाओ देवा और नील सिंह। मेरे महल में प्रवेश करने से पहले ही तुम लोगों को समझ जाना चाहिए था कि यहाँ तुम लोगों के नसीब में सिर्फ मौत ही आएगी। अभी तो मैं सिर्फ तिलिस्मी वारों का ही इस्तेमाल कर रहा था, अब मेरी दूसरी शक्ति का छोटा सा वार होगा, जो पलक झपकते ही तुम दोनों को जलाकर राख में बदल देगा। हा हा हा। महाजन के चेहरे पर गुस्से से भरे भूचाल के निशान नजर आने लगे। कुत्ते! तलवार थामे महाजन दालू की तरफ दौड़ा, परंतु बीच में मौजूद अदृश्य दीवार से टकरा कर रह गया। महाजन पागलों की तरह गुस्से में ना नजर आने वाली दीवार पर तलवार से वार करने लगा। दीवार से टकराने पर तलवार की तेज आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। दांत भींचे देवराज चौहान अपनी जगह पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था ऐसी लड़ाई में वो क्या करे जिसमें हाथ या हथियारों का इस्तेमाल ही ना हो, मंत्र की शक्तियों से लड़ाई हो। एकाएक देवराज चौहान मनी मन चौंका। उसके कानों में बेला की फुसफुसाहट पड़ी। देवा? हाँ, देवराज चौहान ने होठे ही होठों में बुदबुदाया। दालू से तुम लोग टकरा कर नहीं जीत सकते। अभी ये तुम लोगों से खेल खेल रहा है। असल में शक्तियों का इस्तेमाल इसने नहीं किया, परंतु अब करके तुम दोनों को ख़त्म करेगा। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ रही थी। दालू का मुकाबला करने का कोई तो रास्ता होगा? नहीं, दालू के पास बहुत शक्तियाँ हैं, मैं भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ज़रूरत पड़ने पर यह लड़ाई में तिलिस्मी ताज का सहारा ले लेगा और वो वक्त बहुत भयानक होगा। परंतु मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ दालू पर वार करने का। कैसा मौका? कटार चलाने में तुम्हें महारत हासिल है देवा। दालू पर सिर्फ एक बार करने का मौका तुम्हें मिल सकता है। उस वार को तुम कितना कामयाब बनाते हो ये तुम्हारी किस्मत पर है। दालू ने अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है। अभी तक उसे मेरी मौजूदगी का एहसास इसलिए नहीं हुआ कि वो तुम लोगों के साथ व्यस्त है। दालू ने जो अदृश्य दीवार खड़ी कर रखी है उसे मैं हटा सकती हूँ। इससे पहले कि दालू को दीवार हटने का पता चले, तुमने आगे बढ़कर उस पर वार कर देना है। याद रखना, दालू तुम्हें दूसरा वार करने का मौका नहीं देगा। वो एक शब्द के मंत्र से पल के 100वें हिस्से में खुद को सुरक्षित कर सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, देवराज चौहान के होंठे ले। नील सिंह को पीछे करो, उसे दीवार पर तलवार मारने से रोको, ताकि मैं उस अदृश्य दीवार को हटा सकूं और इसका पता दालू को ना लगे। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। महाजन तलवार का वार बराबर ना नजर आने वाली दीवार पर कर रहा था। तलवार टकराने की आवाज़ वहाँ गूंज रही थी। महाजन गुस्से में पागल हुआ पड़ा था। चेहरा विक्षिप्त सा हो रहा था। वो सिर से पाँव तो पसीने में इस तरह डूबा हुआ था कि जैसे किसी ने पानी की बाल्टी उस पर उड़ेल दी हो, और दालू उसकी बेबसी पर ठहाके लगा रहा था। देवराज चौहान और आगे बढ़ा और महाजन को रोकने लगा। ये क्या कर रहे हो महाजन? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं भी इसकी जान लिए बिना मर गया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। ये शैतान है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तुम नहीं जानते बीते जन्म में इसने। होश में आओ। देवराज चौहान ने झिझोड़ कर महाजन को पीछे धकेला। महाजन लड़खड़ाकर 3-4 कदम पीछे हुआ और गहरी गहरी सांस लेने लगा। वहीं खड़े देवराज चौहान ने हाथ आगे बढ़ाया तो हाथ की उंगलियां अदृश्य दीवार से टकराईं। दालू मात्र 5-6 कदमों की दूरी पर मौजूद चमकती निगाहों से उसे देख रहा था। मौत को सामने देखकर बड़े बड़े पागल हो जाते हैं देवा, तो फिर नील सिंह पागल क्यों नहीं होगा? दालू हंसा। मैं पागल नहीं हुआ। तुम पूर्व जन्म में भी निडर इंसान होते थे और इस जन्म में भी निडर हो। मेरे लिए यह हैरत की बात नहीं। इंसान के कर्म हर जन्म में उसके साथ रहते हैं, आदतें भी ज़्यादा नहीं बदलती। तैयार हो देवा? बेला की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। हाँ। देवराज चौहान के होठ ज़रा से हिले, नजरें सामने मौजूद दालू पर थीं। दूसरे ही क्षण बेला का स्वर कानों में पड़ा। जाओ। बेला की फुसफुसाहट में व्याकुलता भर आई थी। उसी पल देवराज चौहान ने कटार वाला हाथ सिर से ऊपर किया और गले से तेज़ आवाज़ निकालते हुए दालू की तरफ छलांग लगा दी। दालू नहीं समझ पाया कि यह क्या हो गया है, क्योंकि उसने रोक के लिए पारदर्शी दीवार खड़ी कर रखी थी। नील सिंह कुछ पल पूर्व ही तो उस दीवार पर तलवारें मार रहा था। ऐसे में देवा कैसे उस दीवार को पार कर सकता है? यही 4 पल थे जिनमें दालू अपने को बचा सकता था,
परंतु ये पल दालू ने सोच में बर्बाद कर दिए। होश तब आया जब देवराज चौहान उसके ठीक सामने था। अचानक बदले हालातों ने उसे हड़बड़ा दिया था। उसकी हड़बड़ाहट नहीं उसे मौत के मुंह में ढकेला। एकाएक देवराज चौहान ने कटार वाला हाथ एकाएक देवराज चौहान का कटार वाला हाथ नीचे आया और सिर के 2 हिस्सों में चीरती कटार गर्दन के पास जाकर ही रुकी। खून के छींटे उस पर भी पड़े। दालू का शरीर थोड़ा सा तड़पा, फिर बेजान सा होकर नीचे जा गिरा। फर्श उसके खून से लाल होने लगा। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी उभरी पड़ी थी। चेहरे पर मौजूद खून के छींटे उसे और भी भयानक बना रहे थे। हाथ में खून से सनी कटार थी, जिसकी नोक में रह रहकर लहू की बूंद फर्श पर गिर जाती थी। भिचे दांत, चमकती वहशी निगाह दालू की गर्दन तक ठीक बीचों बीच में कटे सिर पर टिकी थी। सिर के 2 हिस्से माहौल में शोक को और बढ़ावा दे रहे थे। महाजन ने यह सब देखा तो हक्का बक्का रह गया। वो जानता था दालू तक नहीं पहुंचा जा सकता, क्योंकि बीच में दालू ने तिलिस्मी दीवार खड़ी कर रखी थी। लेकिन जिस तरह देवराज चौहान ने आगे बढ़कर दालू का जो हाल किया, वो उसे हैरान कर देने के लिए काफ़ी था। महाजन जल्दी से आगे बढ़ा। अब वहाँ कोई दीवार नहीं थी। वो पास जा पहुंचा। आंखों में तीव्र चमक थी। चेहरे पर नफरत के भाव नजर आ रहे थे। महाजन एक एक शब्द चबाकर कह उठा, उसे ऐसी बुरी मौत मरना चाहिए था, लेकिन उसकी मौत का अफसोस है मुझे। देवराज चौहान ने महाजन को देखा। अफसोस क्यों? क्योंकि इस कुत्ते को मेरे हाथों से मरना था और मर गया तुम्हारे हाथों। महाजन गुर्रा उठा। देवराज चौहान ने खून से सनी कटार नीचे फेंक दी। तभी उसके कानों में बेला की फुसफुसाहट पड़ी। मैं जानती थी मेरा देवा कटार चलाने में कभी भी चूक नहीं सकता। मेरा देवा? देवराज चौहान के होठों पर बरबस हल्की सी मुस्कान उभरी। जवाब में बेला की फुसफुसाहट से भरी खिलखिलाहट उसके कानों में पड़ी। मिन्नो कहाँ है? देवराज चौहान ने पूछा। वो हाकिम के साथ कमरे में बंद है। मैं नहीं जानती भीतर क्या हो रहा है। बेला की फुसफुसाहट में थोड़ी सी गंभीरता आ गई। जानने के लिए किसी तरह भीतर प्रवेश कर गई तो हाकिम को तुरंत मेरी आमद के बारे में मालूम हो जाएगा और मैं उसके सामने ठहरने का हौसला नहीं रखती। वो मिन्नो को मार देगा बेला। देवराज चौहान की आवाज़ में तेजी आ गई। इस बार मैं कुछ नहीं कर सकती। बेला की फुसफुसाहट में व्याकुलता के भाव आ गए। मैं नहीं जानती कि आने वाला वक्त क्या रंग दिखाएगा। तुम्हें इन बातों में वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? महाजन अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देख रहा था, क्योंकि देवराज चौहान की बुदबुदाहट वह स्पष्ट तौर पर सुन रहा था, परंतु समझ नहीं पा रहा था कि वो किससे बात कर रहा है, जबकि यहाँ उसके अलावा कोई भी नहीं था। आखिरकार वह बोल ही पड़ा। किससे बातें कर रहे हो? कहीं दालू की आत्मा तुम्हारे सिर पर तो नहीं चढ़ गई? देवराज चौहान ने उसे देखा और खामोश रहने का इशारा किया। महाजन के होंठ सिकुड़ गए। देवा, मेरा ख्याल है कि मिन्नो हाकिम से जीत नहीं पाएगी। कानों में पड़ने वाली बेला की फुसफुसाहट में गंभीरता थी। हाकिम कभी भी मिन्नो को खत्म करके बाहर आ सकता है, और तब कोई भी हाकिम से टक्कर नहीं ले सकता। उस हाल में तुम उससे टकराने का हौसला कर सकते हो अगर वो तिलिस्मी ताज तुम्हारे पास हो, जिसमें सिद्धियों से भरी ताकतें मौजूद हैं। ओह, देवराज चौहान समझने वाले अंदाज में बड़बड़ाया। समझा, लेकिन मैं उस ताज को कैसे हासिल कर सकता हूँ? वो तो तिलिस्मी पैरे में रखा हुआ है। उस तक पहुँचने के लिए वहाँ बिछे तिलिस्म को तोड़ना पड़ेगा, और मुझे तिलिस्मी विद्या का ज्ञान नहीं। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी देवा। मुझसे जितनी सहायता हो सकेगी अवश्य करूँगी। मैं नहीं जानती कि वहाँ कैसा तिलिस्म बिछा रखा है दालू ने। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करती, लेकिन हाकिम के खतरे को देखते हुए उस सिद्धियों से भरे ताज को पाना ज़रूरी हो गया है। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। सोच क्या रहे हो देवा? बेला की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने महाजन को देखा। महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव थे। चक्कर क्या है? महाजन ने अजीब से स्वर में कहा। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता छाई रही। मैंने पूछा है किससे बात कर रहे हो? महाजन ने पूछा। बेला से। बेला? महाजन की आंखें सिकुड़ी। कहाँ है वो? इस वक्त तुम उसे नहीं देख सकते। उसने खुद को अदृश्य कर रखा है। ऐसा क्यों? मेरे से पड़ता कैसा? महाजन ने आसपास देखा, फिर पुकारा, बेला। बेला की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। हाकिम की वजह से मैं खुलकर सामने आना ठीक नहीं समझती, और तुम इस वक्त समय बर्बाद कर रहे हो। हाकिम कभी भी मिन्नो की जान लेकर यहाँ पहुँच सकता है। नील सिंह मेरे साथ चलेगा, देवराज चौहान बुदबुदाया। नहीं, वो मौत का रास्ता है। सिर्फ तुम उस रास्ते पर चलोगे। देवराज चौहान ने महाजन से कहा। महाजन, अभी बेला किसी वजह से सामने नहीं आ सकती। मैं ताज लेने जा रहा हूँ। तुम खुद को कहीं सुरक्षित कर लो। हाकिम कभी भी यहाँ आ सकता है। तुम्हारा मतलब कि हाकिम बेबी को कत्ल कर देगा? महाजन के दांत बिछ गए। बेला का कहना है कि ऐसा होने का चांस ज़्यादा है। महाजन के चेहरे पर खतरनाक भाव मचल उठे। तुम उस ताज को कैसे ला सकते हो? वो तो तिलिस्मी पैरे में है। महाजन ने कहा। बेला मेरे साथ होगी, वो तिलिस्म से वाकिफ़ है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। महाजन के मस्तिष्क में मोना चौधरी थी, जो हाकिम के साथ कमरे में बंद थी। देवराज चौहान बुदबुदाया। बेला, मैं चलने को तैयार हूँ। जहाँ ताज मौजूद है वहाँ तक चलने के 3 रास्ते हैं। एक रास्ता तिलिस्म से जाता है, दूसरा नगरी में से जाता है, और तीसरा इसी कमरे से जाता है। दालू ने ये 3 रास्ते इसलिए तैयार कर रखे थे कि जब ताज की ज़रूरत हो तो उस वक्त वो जाने
कहाँ मौजूद हो? तिलिस्म और नगरी के रास्तों के बारे में कोई नहीं जानता। उनके बारे में सिर्फ दालू ही जानता था। हम यहाँ के रास्ते से ताज की तरफ बढ़ेंगे। देवराज चांद सिर हिलाकर रह गया। तभी उसके देखते ही देखते एक तरफ की दीवार में छोटा सा रास्ता नजर आने लगा। हमें उसी रास्ते में जाना है। हाकिम को अवश्य मालूम होगा कि ताज कहाँ है। वो हमारे पीछे आ सकता है। लेकिन देवराज चांद बुदबुदाया। तुम ठीक कहते हो। फिर भी मैं जाते हुए रास्ते को खास मंत्रों से बांध जाऊंगी ताकि आसानी से ये रास्ता ना भूल सके। कानों में पड़ने वाली बेला की फुसफुसाहट में गंभीरता थी, परंतु हाकिम किसी न किसी तरह अपनी शक्ति के दम पर रास्ता खोल ही लेगा। ये बात की बातें हैं, चलो। देवराज चांद ने महाजन को देखा, फिर उस रास्ते की तरफ बढ़ गया। महाजन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। देवराज चांद उस रास्ते में प्रवेश कर गया। उसके देखते देखते वो रास्ता बंद हो गया। वहाँ पहले की तरह सपाट मजबूत दीवार नजर आने लगी। महाजन कई पलों तक ना समझने वाले अंदाज में खड़ा रहा। चेहरे पर कश्मकश के भाव थे। एक निगाह उसने दालू की लाश पर मारी। आंखों के सामने मोना चौधरी का चेहरा नाच उठा। वह नहीं जानता था कि मोना चौधरी हाकिम के साथ कहाँ है। मोना चौधरी को जल्दी ढूंढना होगा। ये सोचकर महाजन तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा कि ठिठक गया। कानों में कदमों की तीव्र आहटें पड़ने लगी जो उसकी तरफ ही आ रही थी। महाजन ने हाथ में दबी तलवार को संभाल कर पकड़ लिया। चेहरे पर खतरनाक भावों के साथ कठोरता आ जमी। कदमों की आहटें दरवाजे तक वहाँ पहुंची और फिर उसने शुभ सिंह, मोना चौधरी और रुस्ता राव को भीतर प्रवेश करते पाया। महाजन का चेहरा अविश्वास से भरे भावों से भर उठा। वह आंखें फाड़े मोना चौधरी को बुत सवाना देखता रहा। क्या हुआ बाप? महाजन का शरीर सिर से पांव तक कांपा खुशी से। बेबी? महाजन के होठों से थरथराता स्वर निकला। मोना चौधरी शांत भाव से मुस्कुराई। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम सोच बैठे थे कि हाकिम ने मुझे मार दिया होगा। हाँ, महाजन अभी भी खुशी में डूबा था। यही चिंता मुझे खाई जा रही थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो तो क्या हाकिम ख़त्म हो गया? हाँ, हाकिम इस जिंदा नहीं रहा, मोना चौधरी कह उठी। ये तो दालू एला बाप। रुस्ता राव के शब्दों पर सबकी निगाह दालू की विवश लाश की तरफ उठी। शुभ सिंह की आंखों में चैन के भाव उभरे दालू की लाश देखकर। मैं हाकिम से ज़्यादा ताकतवर रहा। शुभ सिंह के होंठ हिले। क्या मतलब? महाजन ने उसे देखा। हाकिम दालू को बचाने आया था और मैं दालू को बर्बाद कर देना चाहता था। वही हुआ जो मैं चाहता था। हाकिम दालू को तो क्या, खुद को भी नहीं बचा सका। मेरी कोशिश कामयाब रही। शुभ सिंह तीखे स्वर में बोला। बुरे का अंत बुरेला ही होता होएला बाप। महाजन ने जेब से सिक्का निकालकर अपने लिए विस्की की बोतल का इंतजाम किया। इस खास सिक्के के बारे में जानने के लिए पढ़ें पूर्व प्रकाशित उपन्यास जीत का ताज, जो तगड़े घूंट लेने के पश्चात उल्टे हाथ से महाजन ने होठ साफ किए और मोना चौधरी को देखा, जो दालू की लाश के पास जा पहुंची थी। फिर मोना चौधरी महाजन से बोली, देवराज चांद ने मारा इसे? महाजन ने मुस्कुराकर सहमति में सिर हिला दिया। कहाँ है वो? तिलिस्मी ताज लेने गया है। मोना चौधरी जोरों से चौंकी। ताज लेने? मोना चौधरी के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, दिमाग खराब हो गया देवराज चौहान का। मोना चौधरी के दांत भिज गए। उसे क्या मालूम कि ताज कहाँ पर है, और ताज तक पहुँचने के लिए रास्ते में आने वाली तिलिस्मी रुकावटों का मुकाबला वो नहीं कर सकता। उसके साथ बेला है, तुम्हारी बहन। महाजन ने घूंट भरा। बेला? मोना चौधरी के होठों से निकला। हाँ, मैंने तो बेला को देखा नहीं, लेकिन देवराज चौहान ने ही बताया कि अदृश्य होकर बेला उसके साथ है। बेला का ख्याल था कि हाकिम तुम्हें ख़त्म करके कभी भी यहाँ पहुँच सकता है और हाकिम से टकराया नहीं जा सकता। ऐसे में अगर तिलिस्मी ताज पास हो तो उसकी शक्तियों से कुछ हद तक हाकिम का मुकाबला किया जा सकता है। यही वजह रही कि दालू को ख़त्म करते ही देवराज चौहान बेला के साथ तार लेने चला गया। मोना चौधरी के चेहरे पर बेचैनी नजर आने लगी। मैं नहीं जानती कि बेला तिलिस्म में किस हद तक माहिर है, परंतु दालू के तिलिस्म का मुकाबला करना आसान नहीं होगा, जो कि उसने खास तौर से ताज की सुरक्षा के लिए बिछा रखा होगा। और साथ में तिलिस्मी विद्या से बिल्कुल अनजान देवराज चौहान उसके साथ है। मोना चौधरी परेशान सी कह उठी। देवराज चौहान किस तरफ गया है, कुछ मालूम है तुम्हें? महाजन आगे बढ़ा और दीवार के उस खास हिस्से को हाथ लगाकर कह उठा। यहाँ से दीवार हटने पर देवराज चौहान भीतर गया था और दीवार अपनी जगह आ गई थी। मोना चौधरी तुरंत आगे बढ़ी और दीवार के उस हिस्से को हाथ लगाकर हाथ जोड़ते हुए होठों ही होठों में बड़बड़ाने लगी। आधे मिनट बाद होठ रुके, परंतु पहले की तरह वो रास्ता नहीं बना। मोना चौधरी ने पुनः मंत्र को होठों ही होठों में दोहराया, लेकिन वह रास्ता नहीं बना। मोना चौधरी के चेहरे पर विवशता के भाव आ गए। बहुत गलत किया बेला ने। मोना चौधरी तीखे स्वर में क्या उठी। क्या मतलब? जाते हुए रास्ते को बंद कर गई है ताकि हाकिम उसके पीछे ना आ सके। मोना चौधरी दांत बीच कर कह उठी। मुझे समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। सब ठीक होएला बाप। रुस्ता राव सोच भरे स्वर में क्या उठा। देवराज चौहान तो गएला, बेला उसके साथ ही होएला, जो होएला बैटर ही होएला। मोना चौधरी ने केसर सिंह को देखा। केसर सिंह, ताज के पास जाने का इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी होगा? इस बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं, केसर सिंह ने कहा। महाजन ने घूट भरा। अब करने को क्या बचेला है, उधर को ध्यान देने को होएला, रुस्ता राव ने कहा। मोना चौधरी गहरी सांस लेकर बोली। इस महल पर पूरी तरह अपना कब्जा करके दालू और हाकिम की लाशों को नगरी के चौराहे पर लटकाना है,
ताकि नगरी वाले दालू और हाकिम के खौफ से बाहर आ सकें। मेरे ख्याल में इन बदले हालातों को देखकर दालू का कोई भी साथी हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। अगर ऐसा कोई नज़र आए तो उसे खत्म कर दिया जाए। नगरी वालों का चैन तो तब बहाल होगा जब नगरी का समय चक्र पुनः चालू हो जाएगा, केसर सिंह बोला। नगरी का समय चक्र तिलिस्मी ताज द्वारा ही चालू किया जा सकता है, और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकती कि देवराज चौहान और बेला उस ताज को लाने में सफल रहेंगे या नहीं। मोना चौधरी का सर गंभीर था। वो रास्ता बंद होते ही वहाँ घोप अंधेरा छा गया। यहीं रुक जाओ। बेला की फुसफुसाहट देवराज चौहान के कानों में पड़ी। देवराज चौहान ठिठक गया। कुछ ही पल बीते होंगे कि एकाएक वहाँ तीव्र प्रकाश फैल गया। हर चीज़ स्पष्ट नजर आने लगी। ये गैलरी जैसा रास्ता था। अजीब से खूबसूरत चिकने पत्थरों का फर्श बना हुआ था। दीवारें सपाट और सीधी थी, जिन पर नृत्य की मुद्रा में अर्धनग्न युवतियों के बेहद आकर्षक चित्र बने हुए थे। वहाँ की छत भी 12 फीट ऊंची थी और वहाँ कलाकार ने बेहद सुंदर आकृतियाँ बनाई हुई थी। स्पष्ट तौर पर यह बात थी कि उस जगह को अति सुंदर बनाने की भरपूर चेष्टा की गई थी। देवा, बेला की फुसफुसाहट पुनः कानों में पड़ी। हाँ, आगे बढ़ो। तुम अब असल रूप में सामने क्यों नहीं आती? देवराज चौहान बुदबुदाया। अभी नहीं। असल रूप में आने पर मुझे अपने शरीर का बोझ संभालना होगा, जबकि अदृश्य रहकर, हवा की तरह तुम्हारे साथ रहकर अच्छी तरह तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। दालू ने आज तक जाने वाले रास्तों में सख्त तिलिस्म बिछा रखा होगा। ऐसे में ताज तक पहुंचना खेल नहीं। मेरी अपेक्षा ये काम मिन्नो अच्छी तरह कर सकती थी, लेकिन वो आ नहीं पाई। देवराज चौहान आगे बढ़ने लगा। तुम्हारा क्या ख्याल है बेला? हाकिम ने मिन्नो को मार दिया होगा? देवराज चौहान बुदबुदाया। हाँ, हाकिम से जीतना असंभव है, लेकिन मिन्नो जान चुकी थी कि हाकिम के अमृत को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। हो सकता है उसने हाकिम को खत्म करने में सफलता प्राप्त कर ली हो। देवराज चौहान के होंठ हिल रहे थे। तुम्हारा कहना गलत नहीं है देवा, लेकिन अमृत के अलावा भी हाकिम बेमना शक्तियों का मालिक है, और मिन्नो को तिलिस्म के अलावा और किसी भी विद्या का ज्ञान नहीं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। गैलरी में मोड़ आने के पश्चात कुछ आगे जाने पर वो गैलरी समाप्त हो गई और सामने गहरा कुआं नजर आया, जो कि 30 फीट के व्यास का था। उसके ठीक बीचों बीच 10 फीट व्यास की मीनार नीचे से ऊपर तक जा रही थी, जो कि करीब 15 फीट ऊपर थी, और उस मीनार पर लोहे की पतली सी फायर ब्रिगेड जैसी सीढ़ी ऊपर तक जा रही थी, जिसकी शुरुआत ठीक सामने से ही हो रही थी। देवराज चौहान ने कुएं के भीतर झाँका, परंतु गहराई तक अंधेरा ही अंधेरा नजर आया। देवा, बेला की फुसफुसाहट में सोच के भाव थे। हाँ, कुएं के बीच में से निकलती मीनार पर जो सीढ़ी लगी है, तुम्हें उस सीढ़ी को थामकर मीनार के ऊपर चढ़ना है। देवराज चौहान ने आंखों ही आंखों में मीनार की दूरी नापी, जो कि करीब 20 फीट थी। मैं उस सीढ़ी तक कैसे पहुंचूंगा? देवराज चौहान बुदबुदाया। कूद कर। असंभव। 20 फीट लंबा रास्ता मैं किसी भी कीमत पर नहीं फलांग सकता। देवराज चौहान बुदबुदाया। दालू ने उस सीढ़ी तक पहुंचने का कोई रास्ता बनाया होगा। अवश्य बनाया होगा, लेकिन वो रास्ता किस मंत्र से बनता है, मुझे उस मंत्र का ज्ञान नहीं है। इस वक्त हमारे पास इसके अलावा और कोई तरकीब नहीं कि कूद कर तुम उस सीढ़ी को थाम सको। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। 20 फीट का रास्ता मैं नहीं फलांग सकता। देवराज चौहान बुदबुदाया। बेहतर होगा कि तुम इन सारे रास्तों को तय करके तिलिस्मी ताज को ले आओ। मेरे लिए ये काम संभव नहीं। क्या मतलब? मैंने अदृश्य होकर तिलिस्मी जगह में प्रवेश किया है। इस जगह से बाहर निकलने से पहले मैं सशरीर प्रकट नहीं हो सकती, और अदृश्य होकर मैं ये सब काम करने के काबिल नहीं हूँ। इस वक्त तुम मेरा अस्तित्व सिर्फ हवा की तरह समझो। मैं हर जगह पहुँच सकती हूँ, लेकिन किसी चीज़ को छू नहीं सकती। ओह, इस वक्त एकमात्र यही रास्ता तुम्हारे सामने है कि कुएं को फलांगते हुए ठीक बीचों बीच स्थित मौजूद मीनार की सीढ़ी को थामकर ऊपर चढ़ जाओ। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। अगर ये काम तुम किसी हाल में नहीं कर सकते, तो फिर मजबूरी में हमें यहाँ से वापस चलना होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर पक्केपन के भाव उभरे। कदम आगे बढ़ाकर वापस होना मेरी आदत में शामिल नहीं है। जानती हूँ, बेला हौले से खिलखिलाई। जानती हो कैसे? यही आदत तो पहले जन्म में भी थी तुम में। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। उसने एक बार फिर किनारे से कुएं के ठीक बीचों बीच स्थित मीनार की दूरी को नापा, फिर बुदबुदाया। मैं सीढ़ी तक छलांग भरने जा रहा हूँ। ठीक है। देवराज चौहान पीछे हटा, करीब 15 फीट पीछे हट गया। चेहरा दृढ़ता से चमक रहा था। फिर एकाएक ही वो दौड़ा, रफ्तार से दौड़ा। गैलरी के किनारे पर पहुंचते ही पूरी ताकत के साथ मीनार की तरफ जंप लगा दी, लेकिन उसी पल ही उसका बैलेंस बिगड़ गया। हुआ ये कि छलांग लगाते वक्त आखिरी बार जिस फर्श के पत्थर पर पाँव रखकर झटका दिया, वो पत्थर कुएं के किनारे पर था, और छलांग लगाते समय वो उखड़ गया। इसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और मीनार की तरफ जाने की अपेक्षा उसका शरीर लड़खड़ाकर उस अंधेरे कुएं में गिरता चला गया। रफ्तार से तेज देवराज चौहान का शरीर नीचे की तरफ बढ़ा। 2 पलों तक वो देवराज चौहान समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो गया है, परंतु शीघ्र ही इस बात का एहसास हो गया कि वो मरने जा रहा है। उसी पल उसे लगा जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। नीचे जाने की रफ्तार बहुत कम हो गई। वह अभी भी उकड़ू सा गिरने की मुद्रा में था। देवा, सब गड़बड़ हो गया। उसके कानों में बेला की फुसफुसाहट पड़ी।
हाँ, छलांग लगाते वक्त मैं खुद को संभाल ना सका और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। दालू बहुत चालाक निकला। क्या मतलब? तुम्हारे गिरते ही मैंने कुएं के किनारे पर लगे कई पत्थरों को चेक किया। देखने में यह लगता था कि वो सारे पत्थर फर्श पर चिपके हुए हैं, परंतु वो इस तरह रखे हैं कि किसी के पैर का दबाव पड़ते ही वो कुएं में जा गिरे। दालू ने एहतियात के तौर पर ऐसा इंतज़ाम कर रखा होगा कि अगर कोई यहाँ तक पहुँच जाए तो ताज तक ना पहुँच सके और नीचे गिरकर ख़त्म हो जाए। ओह, तभी मैं गिरा। देवराज चांद बुदबुदाया। तुम मुझे वापस ऊपर ले चलो। नहीं देवा, मेरे पास ऐसी कोई ताकत नहीं कि नीचे गिरने वाले को ऊपर ढकेल सकूं। अब तुम्हें नीचे ही जाना होगा। मैं अभी रोशनी करती हूँ। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। 2 पलों के बाद ही वो सारा कुआं तीव्र रोशनी से जगमगा उठा। मीनार नीचे तक जा रही थी और कुएं का तलब ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ नुकीले सरिये ऊपर को मुंह किए मौजूद थे कि जो भी गिरे नुकीले सरिये सारे जिस्म को भेद दे। ये देखकर देवराज चौहान के होठों से गहरी सांस निकल गई। मौत देने का बहुत बढ़िया इंतजाम कर रखा है। देवराज चौहान बुदबुदाया। बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई देवा। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी। क्यों? नीचे कोई रास्ता नहीं है तुम्हें बाहर ले जाने को। मैं तुम्हें ऊपर ले जा नहीं सकती। बेला की बुदबुदाहट में चिंता समाई हुई थी। देवराज चौहान ने भी हालातों को समझा। उसके लिए और बेला के लिए वास्तव में कठिनता के क्षण थे। वह खुद भी नहीं समझ पाया कि ऐसे वक्त में क्या किया जाए। धीमे धीमे नीचे जाता देवराज चौहान का तरीका सलाखों की नोकों से आधा फीट ऊपर ठहर गया। हर तरफ कुएं की दीवार बंद थी और ठीक बीचों बीच गोल मीनार खड़ी थी। देवा, बेला की सोच से भरी फुसफुसाहट कानों में पड़ी। हाँ, कोई रास्ता ढूंढना होगा। रास्ता अवश्य होगा। मैं तुम्हें आहिस्ते से सलाखों की नोक पर छोड़कर जा रही हूँ। चुभन से तुम्हें तकलीफ तो अवश्य होगी, लेकिन इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है। मैं समझता हूँ। देवराज चौहान के होंठ हिले और फिर धीरे धीरे देवराज चौहान का शरीर सलाखों की नोकों पर जा टिका। नोकों की तीव्र चुभन महसूस हुई, परंतु वह हिला नहीं। हिलने का मतलब था नोकों का शरीर में प्रवेश करके गहरे घाव बना देना। उसी पल उसके शरीर पर सलाखों पर दबाव पड़ते ही करीबी मीनार का छोटा सा हिस्सा दरवाजे के रूप में खुला। देवा, बेला की फुसफुसाहट में खुशी के भाव थे। रास्ता मिल गया। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर को उठाया जा रहा है और फिर धीरे धीरे उसने खुद को उस दरवाजे में प्रवेश करते पाया। और फिर फर्श पर वो 10 फीट की गोलाई का खाली कमरा था। उसकी दूसरी तरफ ही दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वहाँ अंधेरा था। चंद्रमा का मध्यम प्रकाश और खुलापन सा महसूस हो रहा था। देवराज चौहान ने खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। देवा, बेला की गंभीर फुसफुसाहट कानों में पड़ी। मुझे लगता है तुम मुसीबत में आ फंसे हो। वो कैसे? तिलिस्मी ताज तक पहुंचने का रास्ता भी मीनार के ऊपर से था। वहां से तुम शीघ्र ही चंद अड़चनों का सामना करके ताज तक पहुंच जाते, परंतु अब तुम मीनार के नीचे पहुंच चुके हो। होठ पीछे देवराज चौहान उस दरवाजे से बाहर निकल आया। रात का अंतिम पहर चल रहा था। चंद्रमा की तीव्र रोशनी में काफ़ी हद तक स्पष्ट नजर आ रहा था। ये कौन सी जगह है? देवराज चौहान बुदबुदाया। मैं नहीं जानती। दालू ने ताज को सुरक्षित रखने के लिए इस जगह का निर्माण किया होगा। ये सारी जगह तिलिस्मी है। तुम यहीं रुको, मैं इस जगह के रास्तों का ज्ञान करके लौटती हूँ। बेला की फुसफुसाहट कानों में पड़ी और फिर खामोशी छा गई। देवराज चौहान ने पलट कर उस दरवाजे को देखा जहाँ से वो बाहर आया था, परंतु वहाँ उसे कोई मीनार या कुएं की दीवार नज़र नहीं आई। सिर्फ वो छोटा सा कमरा ही नज़र आया जिसमें दरवाज़ा नज़र आ रहा था। वो समझ नहीं पाया कि मीनार कहाँ गायब हो गई। देवराज चौहान हर तरफ नज़रें दौड़ाने लगा। चंद्रमा की रोशनी में यह जगह किसी बाग जैसी लग रही थी। बेला के इंतज़ार में देवराज चौहान नीचे बैठ गया तो महसूस हुआ कि उम्दा किस्म की घास है। कुछ देर बाद घास पर लेट गया और सोचो ही सोचो में वो नींद में डूबता चला गया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं कौन लेगा ताज के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।